और आप अपने मित्रों को भी शेयर करें जिससे कि अन्य लोगों के पास भी पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं। नाटक पाठ्य योजना में शिक्षक रंगमंच पर कराता है, तो क्या कराता है रंगमंच पर? तो सीधी सीधी बात है, अभिनय कराएगा। वहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं। लेखन, तो लेखन वाली कोई चर्चा नहीं है। वाचन भी नहीं कराएगा, पठन भी नहीं कराएगा, मतलब पाठन नहीं कराएगा। तो अभिनय कराता है, ये सभी ने पढ़ा हुआ है। जब भी रंगमंच की चर्चा किसी प्रश्न में आती है तो आपको सीधे सीधे अभिनय पर ही टिक करना है और किसी भी प्रकार से कोई उत्तर नहीं देखना। फिर भी एक बार आप पढ़ लेंगे तो आगे चलते हैं। संस्कृत अनुवाद विधा के अंतर्गत पाठ्य योजना में सामान्य उद्देश्य है। तो देखिए प्रश्न में क्या कहा है, अनुवाद विधा। तो अनुवाद विधा की बात यहाँ पर आ गई है। तो अनुवाद विधा में 2 भाषाओं का ज्ञान आवश्यक होता है। तो इसी प्रकार से अपन को ऑप्शन देखना है। सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है धन के प्रति रुचि पैदा करना। तो संस्कृत अनुवाद विधा का ये तो कोई उद्देश्य नहीं हुआ। समाज के प्रति रुचि उत्पन्न करना, तो समाज के प्रति रुचि उत्पन्न क्यों कराएंगे, क्योंकि संस्कृत के प्रति रुचि उत्पन्न कराएं तो वो भी ठीक है। आगे क्या कहा, छात्रों का संस्कृत भाषा के प्रति अनुराग उत्पन्न कराना, बिल्कुल ठीक। ये रहेगा अपन को सही उत्तर, यही मिल गया कि संस्कृत भाषा के प्रति अनुराग उत्पन्न कराना है अनुवाद विधा का जो कि सामान्य उद्देश्य। इनमें से कोई नहीं, तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि एक उत्तर अपना सही हो चुका है। आगे चलते हैं। अगले प्रश्न पर दिया हुआ है अनुवाद विधा के अंतर्गत पाठ्य योजना के क्रम में सही नहीं है। देखिए अनुवाद विधा की चर्चा की जा रही है और अनुवाद विधा के अंतर्गत जो पाठ्य योजना होती है अनुवाद विधा की, तो उसका एक क्रम है। तो उसमें एक पॉइंट जो है यहाँ पर नहीं लिखा, मतलब कि ऐसा पॉइंट है जो वहाँ पर नहीं आता है, तो ये आपको बताना है। देखिए पूर्व ज्ञान है, ये तो अधिकतर सभी में होता है। आकलन जो है ये थोड़ा सा अलग लग रहा है, लेकिन औपचारिक बिंदु भी होते हैं, सामान्य उद्देश्य भी होते हैं। तो ये जो है आकलन, ये बिल्कुल से अलग है, ये पाठ्य योजना के क्रम में नहीं है। ये रहेगा अपना सही उत्तर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। और यहाँ पर जो आपको प्रश्न बताए जा रहे हैं ये थोड़े से डिफरेंट हैं, क्योंकि इसके पहले के बहुत सारे आसान प्रश्न भी थे, लेकिन ये डिफरेंट प्रश्न भी अपन को देखना है, क्योंकि इन प्रश्नों को भी अपन को पता चले देख करके कि अपना अभ्यास कितना है। व्याकरण पाठ्य योजना के अंतर्गत सामान्य उद्देश्यों में नहीं है। तो व्याकरण की पाठ्य योजना से संबंधित यहाँ पर एक प्रश्न है कि व्याकरण पाठ्य योजना के अंतर्गत सामान्य उद्देश्यों में नहीं है। तो आप लोग पहले तो व्याकरण पाठ्य योजना के उद्देश्य पढ़ लेंगे तो आपसे बन जाएगा। पहला ऑप्शन दिया है संस्कृत भाषा के ध्वनि तत्व से परिचित कराना। ठीक है, पहला बिल्कुल ठीक है, ये एक सामान्य उद्देश्य है, लेकिन अपन को यहाँ पर नेगेटिव ढूंढना है। शब्दों के विभिन्न रूपों का ज्ञान प्रदान करना, बिल्कुल ठीक है, ये भी सही है। आगे क्या कहा, शुद्ध वाक्य रचना का ज्ञान प्रदान करना, ये भी ठीक है, लेकिन ये यहाँ पर बिल्कुल से अलग है। अत्यधिक धन प्राप्त करना बिल्कुल से अलग दे दिया है और ये रहेगा अपना सही उत्तर। तो आंसर क्या रहेगा, डी, व्याकरण पाठ्य योजना के अंतर्गत सामान्य उद्देश्यों में नहीं है। तो ये बहुत सारे उद्देश्य दिए हुए होते हैं, आप उनको पढ़ें क्योंकि उनमें से भी ऐसे एक प्रश्न बन जाते हैं। आगे चलते हैं, क्या दिया हुआ है, पाठ्य योजना की रूपरेखा के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर फिर से वैसा ही दिया है कि नहीं आता है दिया हुआ है, नहीं आता है, ध्यान रखना है आपको। पाठ्य योजना की रूपरेखा के अंतर्गत नहीं आता है, क्या नहीं आता है, प्रस्तावना नहीं आती है, तो प्रस्तावना तो आती है। उपसंहार नहीं आता है, हाँ ये थोड़ा सा अलग है, क्योंकि जब पाठ्य योजना की रूपरेखा आएगी तो उपसंहार की जगह गृह कार्य एक स्थान ले लेता है। उद्देश्य है, ये भी बिल्कुल आता है, और सहायक सामग्री तो हर जगह होती ही हैं। तो क्या रहेगा इसका सही उत्तर, उपसंहार जो है ये यहाँ पर डिफरेंट है, ये रहेगा अपना सही उत्तर, ये नहीं आता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। गद्य पाठ्य योजना के अंतर्गत आने वाला तत्व है। तो चूंकि गद्य पाठ्य योजना की चर्चा की जा रही है, तो गद्य पाठ्य योजना के अंतर्गत आने वाला तत्व है। कौन सा तत्व है गद्य पाठ्य योजना के अंतर्गत आने वाला? देखिए यहाँ पर नहीं आने वाले की चर्चा नहीं है, यहाँ पर आने वाले की चर्चा है। तो गद्य पाठ्य योजना में सहायक सामग्री आती है, बिल्कुल ये ठीक है। आगे उपसंहार तो बिल्कुल नहीं आता, आकलन आता नहीं है, और सम्मिश्रण भी अलग है। तो ये प्रश्न आप लोगों को घुमाने के लिए दिया हुआ था कि क्या पता आप लोग ऐसा कोई नया शब्द देखें तो उस पर टिक मार दें, लेकिन बिल्कुल ये जो 3 के 3 है ये तो बिल्कुल नाम ही अलग हैं। सहायक सामग्री बस एक ऐसी चीज़ है जो पाठ्य योजना के अंतर्गत आती है, कोई सी भी पाठ्य योजना हो। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। सामान्य प्रारंभिक बातों के अंतर्गत निम्नलिखित होते हैं। तो देखिए जब भी कोई पाठ्य योजना की अपन शुरुआत करते हैं
तो सामान्य रूप से क्या क्या वहाँ पर ध्यान रखा जाता है वो यहाँ पर आपको बताना है। ऑप्शंस अलग अलग है, थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन अपन को छांट के और फिर लिखना है कि क्या उत्तर इसका सही रहेगा। सामान्य प्रारंभिक बातों के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं, तो क्या क्या सम्मिलित होते हैं ये बताना। देखिए, कक्षा, विषय, विभाग और दिनांक, ठीक है, ये होते हैं शामिल। आगे चलते हैं, लेकिन यहाँ पर सामान्य प्रारंभिक बातों में ये जो, हाँ, और ऑप्शंस देख लेते हैं पहले, क्योंकि और इसमें एक्स्ट्रा ये चारों के चारों क्योंकि शामिल हैं, लेकिन इसके अलावा भी और सही चाहिए। विषय, प्रकरण, कक्षा और दिनांक, चलिए ये भी एक ठीक है। प्रकरण, कक्षा, विभाग और दिनांक, ये भी ठीक है। आगे क्या कहा, विषय, प्रकरण, कक्षा, विभाग और दिनांक, ये रहेगा इसका सही उत्तर, क्योंकि इसमें सभी का समावेश कर दिया है, एक और एक्स्ट्रा दिया हुआ है, ये रहेगा ये सही उत्तर। वहाँ पर 4 की चर्चा है, यहाँ 5 की है। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पर क्या दिया हुआ है, पाठ्य योजना की रूपरेखा के अंतर्गत नहीं आता है। तो पाठ्य योजना की रूपरेखा के अंतर्गत क्या नहीं आता है, आपको ये बताना है। तो सही उत्तर क्या रहेगा, प्रस्तावना, बिल्कुल ठीक है। उपसंहार दिया हुआ है, उद्देश्य दिया हुआ है, और इसके अलावा सहायक सामग्री दी है। तो पाठ्य योजना की जब रूपरेखा बनती है तो उसके अंतर्गत उपसंहार जो है ये बिल्कुल से डिफरेंट होता है, ये रहेगा इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, पाठ्य योजना के कितने प्रारूप अधिक प्रचलित हैं। जो पाठ्य योजना है, तो पाठ्य योजना के कितने प्रारूप हैं जो बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं। पाठ्य योजना के कितने प्रारूप हैं जो बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शंस क्रमशः दिए हुए हैं 2, 5, 3 और फिर से यहाँ पर 2 ऑप्शन में दिया हुआ है, चूँकि 2 आप लोग वहाँ पर ना करें और भी कुछ कर सकते हैं। सही उत्तर क्या रहेगा, सी, ये रहेगा। 3 प्रारूप जो हैं वो अत्यधिक प्रचलित हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पर एक कथन दिया है जिसमें अपन को वैज्ञानिक जो है उनका नाम खोजना है, मनोवैज्ञानिक का नाम। तो आगे ऑप्शंस देख लेते हैं, प्रश्न पढ़ लेते हैं। शिक्षण व्यवस्था के सभी पक्षों के व्यावहारिक रूप का आलेख ही पाठ्य योजना है। क्या कह रहे हैं, शिक्षण व्यवस्था के सभी पक्षों के व्यावहारिक रूप का आलेख ही पाठ्य योजना है। तो ये किसने कहा था, शिक्षण व्यवस्था के सभी पक्षों के व्यावहारिक रूप का आलेख ही पाठ्य योजना है, ये किसने कहा था ये आपको बताना है। तो ये डेबीज महोदय का कथन है। डायरेक्ट ऑप्शन पर चलते हैं, किसका कथन है, डेबीज महोदय जो हैं ये इनका कथन है, ये रहेगा इसका सही उत्तर। आगे अगले प्रश्न पर चलते हैं, शिक्षण क्रियाओं तथा उद्देश्यों के आलेख को पाठ्य योजना कहते हैं। क्या कह रहे हैं, शिक्षण प्रक्रियाओं तथा उद्देश्यों के आलेख को पाठ्य योजना कहते हैं। ये परिभाषा किसने दी, वासिंग महोदय की है, डेबीज महोदय की है, कीथ महोदय की है या फिर विनिंग महोदय की है। तो किनकी ये परिभाषा है, जल्दी से आप लोगों को बताना है। शिक्षण क्रियाओं तथा उद्देश्यों के आलेख को पाठ्य योजना कहते हैं, क्या रहेगा इसका सही उत्तर। तो वासिंग महोदय की ये परिभाषा है, जो फर्स्ट दिया हुआ है, ये रहेगा इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, दिया हुआ है पाठ्य योजना का आविर्भाव हुआ। तो पाठ्य योजना का आविर्भाव कहाँ से हुआ ये बताना है आपको। पाठ्य योजना के आविर्भाव की जब चर्चा आती है तो गेस्टाल्टवाद का नाम स्वतः ही उपस्थित होता है। ऑप्शंस पे अपन को किसी भी प्रकार से देखना है गेस्टाल्टवाद कहाँ दिया है। तो पाठ्य योजना का आविर्भाव समाजशास्त्र से बिल्कुल से गलत हो जाएगा, संस्कृत से ये भी गलत हो जाएगा, राजनीति से और भी गलत हो जाएगा। तो गेस्टाल्टवाद मनोविज्ञान से इसका आविर्भाव हुआ और यही हमारा सही उत्तर है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, शिक्षण व्यवस्था के सभी पक्षों के व्यावहारिक रूप का आलेख ही पाठ्य योजना है। तो ये प्रश्न, हाँ, थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है। इसके पहले जो क्वेश्चन था उसको देख लेते हैं अपन। हाँ, इसमें थोड़ा सा अलग है, ये परिभाषा अलग है, बिल्कुल ठीक। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, शिक्षण व्यवस्था के सभी पक्षों के व्यावहारिक रूप का आलेख ही पाठ्य योजना है। तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा, डेबीज जो है ये इसका भी सही उत्तर होगा।
शायद रिपीट हुआ है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्नोत्तर कौशल संस्कृत गद्य शिक्षण की किस विधा में अधिक उपयोगी है? क्या कह रहे हैं? प्रश्नोत्तर कौशल की चर्चा है कि प्रश्नोत्तर कौशल जो है वो संस्कृत गद्य शिक्षण की किस विधा में अधिक उपयोगी है। तो नाट्य विधा में अधिक उपयोगी है, या फिर कहानी लेखन में अधिक उपयोगी है, या फिर पद्य विधा में अधिक उपयोगी है, या फिर गद्य विधा में अधिक उपयोगी है। तो कहाँ पर अधिक उपयोगी है आपको ये बताना है। तो सही उत्तर क्या रहेगा? प्रश्नोत्तर कौशल की चर्चा की गई है, ध्यान रखना आप लोग। और हमेशा जब भी प्रश्न पूछा जाए तो वहाँ पर कौशल आप लोग देख लें कि कौन से कौशल की चर्चा है। तो प्रश्नोत्तर कौशल की चर्चा है यहाँ पर, तो गद्य आपको देखना पड़ेगा, गद्य विधा में, गद्य विधा में ये रहेगा सही उत्तर। प्रश्न भी देख लें, प्रश्न में भी कभी कभी उत्तर मिल जाया करते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। श्यामपट्ट शिक्षक का श्यामपट्ट शिक्षण जो है वो शिक्षक का है, क्या है शिक्षक का? श्रम का कारण है। क्यों श्रम का कारण है? मतलब कि वो पढ़ा रहा है, उसको पैसा दे रहा है, तो क्या श्रम का कारण है? घनिष्ठ मित्र है, शत्रु है, या फिर अपमान का कारण है? तो श्रम का कारण तो होगा नहीं, शत्रु है नहीं, अपमान का कारण भी नहीं है, तो घनिष्ठ मित्र होगा। जो श्यामपट्ट है वो घनिष्ठ मित्र है, श्यामपट्ट शिक्षण। आगे चलते हैं। श्यामपट्ट कौशल शिक्षक के लिए लाभकारी होता है। कैसे लाभकारी होता है श्यामपट्ट कौशल शिक्षक के लिए? भाषा तत्वों के स्पष्टीकरण करने के लिए, इनमें से कोई नहीं, कम श्रम करने के लिए, समय व्यतीत करने के लिए। तो ये तो ऑप्शंस बिल्कुल से गलत ही दे दिए हैं, तो ये जो हटके हों उनको तो अलग ही कर देना है। लेकिन ये रहेगा सही उत्तर, भाषा तत्वों के स्पष्टीकरण के लिए। ये होगा इसका सही उत्तर, भाषा तत्वों के स्पष्टीकरण के लिए, ये रहेगा सही। आगे चलते हैं। अगले प्रश्न पर दिया हुआ है, अन्वेषण प्रधान कौशल में समस्या प्रतिपादन के बाद छात्र प्रयास करता है। क्या कह रहे हैं? अन्वेषण प्रधान कौशल में समस्या प्रतिपादन के बाद छात्र प्रयास करता है। किसका प्रयास करता है? परिश्रम करने के लिए प्रयास करता है, असत्य बोलने के लिए प्रयास करता है, समस्या के समाधान के लिए प्रयास करता है, अधिक फल की प्राप्ति के लिए प्रयास करता है। फिर से एक बार प्रश्न देख लेते हैं। अन्वेषण प्रधान कौशल में समस्या प्रतिपादन के लिए या फिर समस्या प्रतिपादन के बाद छात्र प्रयास करता है, तो किस लिए प्रयास करता है ये आपको बताना है। ऑप्शंस दिए हुए हैं। परिश्रम ना करने के लिए, तो ये तो बिल्कुल से गलत हो गया। असत्य बोलने के लिए भी गलत हो गया। आगे समस्या के समाधान के लिए, हाँ समस्या के समाधान के लिए करता है प्रयास, लेकिन आगे देख लेते हैं। अधिक फल की प्राप्ति के लिए, तो ये तो बिल्कुल से गलत हो जाएगा। ये रहेगा इसका सही उत्तर, समस्या के समाधान के लिए। आगे चलते हैं। अगले प्रश्न पर दिया हुआ है, प्रस्तावना कौशल कक्षा अध्यापन क्रिया की स्थिति है। प्रस्तावना कौशल जो है वो कक्षा अध्यापन क्रिया की स्थिति है। तो कैसी स्थिति है? प्रारंभिक स्थिति है क्या? हाँ प्रारंभिक स्थिति जो है, क्योंकि स्टार्टिंग में होता है, मध्य स्थिति होगा नहीं, अंत्य है नहीं, इनमें से कोई है नहीं क्योंकि दो पहले से गलत हैं। तो प्रारंभिक ये है सही, क्योंकि ये ऑप्शन एक सही हो रहा है, तो इससे भी अपन को कोई मतलब नहीं है, प्रारंभिक स्थिति है, ये रहेगा इसमें सही उत्तर। आगे चलते हैं। देखिए ये प्रश्न बिल्कुल इजी हैं। यहाँ पर पूछा ही क्या है, बिल्कुल सामान्य पूछा है कि प्रस्तावना कौशल कक्षा अध्यापन क्रिया की स्थिति है। बिल्कुल साफ है, प्रारंभिक स्थिति है, स्टार्टिंग में रहता है, पहला पॉइंट है। आगे चलते हैं। और आप लोग ऐसे ही ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ा कीजिएगा बहुत आराम से, और जब भी आप परीक्षा देने जाएं तो वहाँ किसी भी प्रकार की हेडेक ना लें, पर्याप्त खाना खा के जाएँ, क्योंकि ये भी कई लोगों के साथ समस्या हुई है कई बार कि आजकल जो प्रतियोगी परीक्षाओं की जो परीक्षाएं होने लगी हैं, एक तो 1 घंटा पहले बाहर खड़ा करते हैं, उसके बाद में आधा घंटे करीब अंदर बिठाते हैं, और जो छात्र होता है बेचारा वो कई किलोमीटर का सफ़र करके और फिर वहाँ पर पहुँचता है। तो ऐसे 5-6 घंटे का टाइम बीच में हो जाता है, और वहाँ जो पेपर होता है वो भी 2-3 घंटे का लगभग हो जाता है। तो इतनी ज़्यादा उसका मतलब कि पेट खाली होता है कि उसका प्रभाव उसके शरीर पर पड़ने लगता है, मतलब कि थकान फील होती है। तो आप लोग जब भी पेपर देने जाएं पर्याप्त थोड़ा सा कुछ खाना खा के जाएँ, जिससे कि वहाँ आपको एनर्जी मिलती रहे माइंड को। ये भी मतलब कि कुछ छोटी छोटी सी बातें होती हैं जो वहाँ पर कार्य करती हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं
पढ़ाई की टेंशन के आगे खाना किसको दिखता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने जो वहाँ फ़ील किया है और मेरे जो मित्र हैं उन लोगों ने जो वहाँ फ़ील किया है वो आप लोगों को बता रहा हूँ। आप कभी भी जो आजकल ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं मध्य प्रदेश आदि में, उनमें तो आप पर्याप्त ऐसा कुछ करके जाएं जिससे कि आगे आपको उस टाइम में समस्या ना हो, क्योंकि 1-1, 2-2 घंटे पहले बुला लिया जाता है। और वैसे भी आप लोग 2-2, 3-3 घंटे का सफ़र तय करके आते हैं तो 5 घंटे तो यही हो जाते हैं, और 2 घंटे वहाँ पर बैठने का तो 5-7 घंटे बहुत होते हैं। तो आप लोग ये भी ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना कौशल का प्रयोग शिक्षक द्वारा कब किया जाता है? बिल्कुल ठीक। प्रस्तावना कौशल जो मैंने अभी बताया है आप लोगों को, तो प्रस्तावना कौशल का प्रयोग शिक्षक के द्वारा कब किया जाता है ये आपको बताना है। तो पहले ऑप्शन दिया हुआ है परीक्षा काल में। बिल्कुल परीक्षा काल में तो नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, अभी बाद में पता चलेगा इसका। मूल्यांकन के समय भी नहीं, तो सही क्या रहेगा? नवीन पाठ को प्रारंभ करते समय। बिल्कुल, नवीन पाठ को प्रारंभ करते समय प्रस्तावना कौशल का प्रयोग होता है। आगे चलते हैं, शिक्षाविद बोर्ग के अनुसार शिक्षण कौशल हैं। देखिए, इन शिक्षाविदों से संबंधित भी एक ना एक प्रश्न देखने को मिलता है, तो आप तो ऐसा कीजिए कि जहाँ भी शिक्षाविदों के प्रश्न मिलें तो आपने नोट्स तैयार किए होंगे, वहाँ पर आप एक पॉइंट डाल लें, एक पॉइंट टू पॉइंट लिखते चलें कि इस शिक्षाविद ने ये कहा है, इन शिक्षाविद ने ये कहा है, ऐसा इन शिक्षाविद ने इन्हें इतना माना है, कौशलों को इतना माना है। तो ऐसे बहुत सारे जब 100-50 प्रश्न हो जाते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती। तो शिक्षाविद बोर्ग के अनुसार शिक्षण कौशल है तो 18 प्रकार का है, 13 प्रकार का है, 15 प्रकार का है, 14 प्रकार का है। तो बोर्ग महोदय जो हैं, शिक्षाविद बोर्ग महोदय, हाँ, तो इनके अनुसार 18 प्रकार का है, तो ये रहेगा इसका सही उत्तर, 18 प्रकार का। आगे चलते हैं, कौशल के सही उपयोग से शिक्षक प्रशिक्षण में सुनिश्चित की जा सकती है। क्या सुनिश्चित की जा सकती है? श्रम की महत्वता। बिल्कुल सही, गलत दे देते हैं यहाँ पर, श्रम की महत्वता से कोई मतलब नहीं है। धन की उपलब्धि भी महत्व नहीं है। गुणवत्ता, हाँ, गुणवत्ता को जो है सुनिश्चित किया जा सकता है। सफलता भी की जा सकती है, लेकिन यहाँ जो कंप्लीट बहुत ज़्यादा सही है ये वाला ऑप्शन है। तो क्या रहेगा सही उत्तर? कौशलों के सही उपयोग से शिक्षक प्रशिक्षण में सुनिश्चित की जा सकती है, गुणवत्ता जो है वो सुनिश्चित की जा सकती है। बिल्कुल, ये रहेगा इसका सही उत्तर। और लगभग प्रश्न खत्म हो रहे हैं। ये अंतिम प्रश्न है आज के सेशन का, जिसमें एलन और रियान महोदय के बारे में यहाँ पर प्रश्न है। एलन और रियान के अनुसार कितने शिक्षण कौशलों को सूचीबद्ध किया गया है? तो रियान और एलन महोदय हैं, इनके अनुसार शिक्षण कौशलों को कितने शिक्षण कौशलों को सूचीबद्ध किया गया है ये आपको बताना है। तो सही ऑप्शन क्या रहेगा, उत्तर क्या रहेगा? 14, ये रहेगा इसका सही उत्तर। 14 शिक्षण कौशलों को इन्होंने सूचीबद्ध किया हुआ है। पहले क्वेश्चन से, नाटक शिक्षणस्य विधि अस्ति। देखिए यहाँ पर क्या कहा है कि नाटक शिक्षण की विधि है। तो नाटक शिक्षण की विधियों में व्याख्यान विधि, बिल्कुल नाटक शिक्षण की एक ये विधि है, व्याख्यान विधि। आदर्श अभिनय विधि, ये भी एक नाटक शिक्षण की ही विधि है, अभिनय विधि। तीसरी है कक्षा अभिनय विधि। तो कक्षा अभिनय विधि भी नाटक शिक्षण की विधि के अंतर्गत आती है। तो सही क्या होगा? सर्वः, मतलब कि नाटक शिक्षण की ये तीनों विधियां हैं। क्या कहा? नाटक शिक्षण की ये तीनों विधियां हैं, जो कि व्याख्यान है, कक्षा अभिनय है और आदर्श है, आदर्श अभिनय विधि। और इनके बारे में अपन डिटेल में पहले पढ़ चुके हैं। पूर्णात अंशम प्रति, मतलब कि पूर्ण से अंश की और बहुत सारा कुछ रखा हुआ है और उसके छोटे से भाग की ओर जाना। पूर्णात अंशम प्रति कस्य विधेय सूत्रमस्ति, मतलब कि किस विधि का शिक्षण सूत्र है पूर्ण से अंश की ओर। और आप लोग ये शिक्षण सूत्र भी रट लें और किस विधि में कौन सा शिक्षण सूत्र काम करता है ये भी आप लोग याद कर लें। इनसे एक ना एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। तो पूर्ण से अंश की ओर जहाँ बात आती है तो ये बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, इसके पहले कई बार पूछा जा चुका है परीक्षाओं में। तो विश्लेषण से, जो कि विश्लेषण विधि है, इसमें पूर्ण से अंश की ओर ये काम करती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दिया हुआ है व्यास विधि ही अस्ति, मतलब कि व्यास विधि है। तो यहाँ पर नीचे शिक्षण दिए हुए हैं, किस शिक्षण की है ये व्यास विधि आपको ये बताना है। पहला व्याकरण शिक्षण दिया है, दूसरा गद्य शिक्षण दिया है, तीसरा पद्य शिक्षण दिया है, चौथा नाटक शिक्षण दिया है। तो व्याकरण शिक्षण की विधि व्यास विधि कौन से शिक्षण की है? तो व्याकरण शिक्षण जो है
व्याकरण शिक्षण की विधि है व्यास विधि, ये रहेगा सही उत्तर। आगे चलते हैं, पद्य शिक्षणस्य विधि ही नास्ति। अब यहाँ पर नास्ति पूछा है, ध्यान रखना आप लोग, क्या पूछा है यहाँ पर? नास्ति, मतलब कि पद्य शिक्षण की विधि कौन सी नहीं है, नेगेटिव आपको बताना है। ऑप्शन में दिया है प्रवचन विधि, दूसरा दिया है अन्वय विधि, तीसरा दिया है व्याख्या विधि और चौथा दिया है तुलनात्मक विधि। तो जो पद्य शिक्षण है, पद्य शिक्षण की विधि कौन सी नहीं है? तो प्रवचन विधि जो यहाँ पर एक दी हुई है, प्रवचन विधि, ये पद्य शिक्षण की विधि नहीं है और यही हमारा सही उत्तर रहेगा। चलते हैं अगले प्रश्नों पर। दिया हुआ है काव्य शिक्षण पद्धति ही अस्ति, मतलब कि काव्य शिक्षण पद्धति है, कौन सी है काव्य शिक्षण की पद्धति? गीत पद्धति है, दूसरा दिया है खंडान्वय पद्धति है, तीसरा दिया है अर्थबोध पद्धति है या फिर सर्वई है, सभी, सर्वे, सभी। तो काव्य शिक्षण की पद्धति के बारे में आपको यहाँ पर बताना है कि काव्य शिक्षण की पद्धति कौन सी है। और आप लोग एक चीज़ और ध्यान रखा करें, यहाँ जो क्वेश्चंस हैं उनको पहले आप लोग ऐसे ही हल किया करें, मतलब कि जैसे मैंने ये ऑप्शंस बताए तो पहले आपने टिक मार लिया कि हाँ ये मेरा क्वेश्चन हो गया, ये सही हुआ कि गलत हुआ, क्योंकि बाद में मैं बताता हूँ, पहले ऑप्शन बोल देता हूँ तो और बढ़िया रहेगा। प्रश्न में लिखा है काव्य शिक्षण पद्धति ही अस्ति, मतलब काव्य शिक्षण की पद्धति है। तो इनमें से काव्य शिक्षण की पद्धति आपको बतानी थी, गीत पद्धति है, खंडान्वय पद्धति है, अर्थबोध पद्धति है या फिर सर्वे दिया हुआ है सभी। तो जो काव्य शिक्षण की पद्धति है वो खंडान्वय पद्धति है, ये रहेगा सही उत्तर। खंडान्वय हो, दंडान्वय हो, ये पद्य शिक्षण की या फिर काव्य शिक्षण की प्रमुख पद्धतियाँ मानी गई हैं। आगे चलते हैं, मौन वाचनस्य प्रकारः अस्ति, ये प्रश्न पूछा जाता है और थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन भी रहता है कि मौन वाचन के अपन प्रकार कितने कर दें, लेकिन यहाँ ऑप्शन जो दिया हुआ है उसके हिसाब से अपन को बताना है। तो मौन वाचन के जो प्रकार हैं, वैयक्तिक प्रकार भी है, गंभीर प्रकार भी है, लेकिन ये अनुकरण वाला नहीं है, तो उभय हो जाएगा 1 और 2, जो ये दिया है ऑप्शन में ये वाला सही हो जाएगा, क्योंकि वैयक्तिक भी होता है, गंभीर मौन वाचन भी होता है, तो ये उभय ठीक रहेगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दिया हुआ है गद्य शिक्षणस्य प्रमुख उद्देश्यम भवति, मतलब कि गद्य शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। तो गद्य शिक्षण के अलग अलग उद्देश्य यहाँ पर दिए हैं। ज्ञानात्मक उद्देश्य है क्या गद्य शिक्षण का, या फिर दूसरा दिया हुआ है कौशलात्मक उद्देश्य है क्या गद्य शिक्षण का, या फिर तीसरा दिया हुआ है रागात्मक उद्देश्य है क्या गद्य शिक्षण का, या फिर सर्वे। तो सभी, तो देखिए रागात्मक उद्देश्य तो यहाँ पर होगा नहीं, तो ये ऑप्शन सर्वे गलत हो जाता है। अब कौशलात्मक है और ज्ञानात्मक है, तो जो ज्ञानात्मक है ये उद्देश्य गद्य शिक्षण का उद्देश्य होगा। तो क्या रहेगा सही? गद्य शिक्षण का उद्देश्य जो है वो ज्ञानात्मक है। आगे चलते हैं, भाषायाः तत्वम, मतलब कि भाषा के तत्व हैं। भाषायाः तत्वम अस्ति, भाषा के तत्व हैं। कौन कौन से हैं भाषा के तत्व? तो उच्चारण बिल्कुल है, उच्चारण है, शब्द ज्ञान भी है, शब्द भेद भी है और सर्वे ऑप्शन में दिया हुआ है, तो सर्वे, मतलब कि भाषा तत्व जो है ये सारे के सारे हैं, सर्वे हो जाएगा सभी जो कि इसका उत्तर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। उच्चारण दोषस्य कारणम अस्ति, मतलब कि उच्चारण जो दोष है, उच्चारण दोष, तो उसका कारण क्या है ये आपको बताना था। उच्चारण दोष का कारण क्या है? तो शारीरिक विकार दिया है पहले ऑप्शन में, तो शारीरिक विकार भी हो सकता है, मानसिक विकार दिया है, मानसिक विकार भी हो सकता है, अभ्यासः दिया है, अभ्यास भी हो सकता है, क्योंकि अभ्यास ना करने के कारण से या फिर बार बार ना दोहराने के कारण से भी उच्चारण दोष हो सकता है, या फिर सर्वे। तो सर्वे जो है ये सही रहेगा, क्योंकि मानसिक विकार भी होगा, शारीरिक विकार भी होगा और अभ्यास, तो सभी जो है ये रहेगा इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं। एतेषु संस्कृत शिक्षणस्य प्राचीन विधिरस्ति, क्या कह रहे हैं कि इनमें संस्कृत शिक्षण की प्राचीन विधि है। कौन सी विधि प्राचीन है? पहला दिया है पाठशाला विधि, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है पाठ्यपुस्तक विधि, तीसरा दिया है, ध्यान से, आगमोयागम विधि, चौथा दिया है व्याख्यान विधि। तो एतेषु संस्कृत शिक्षणस्य प्राचीन विधिरस्ति, इनमें से संस्कृत शिक्षण की प्राचीन विधि कौन सी है ये आपको यहाँ पर बताना था। तो सीधे सीधे अपन को डायरेक्ट जो ऑप्शन अपन को सही दिखे उस पर जाना है, और पढ़ा भी अपन ने कई बार है, ये प्रश्न भी रिपीट हुआ है। तो पाठशाला विधि एक ऐसी विधि है
जो संस्कृत शिक्षण की प्राचीन विधियों में गिनी जाती है, तो डायरेक्ट ये उत्तर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पारायण विधेह अंगम अस्ति, मतलब जो पारायण विधि है, पारायण विधि का अंग है, तो पारायण विधि का अंग कौन सा है? व्याकरण विधि है क्या, या फिर प्रत्यक्ष विधि है क्या, या फिर व्याख्या विधि है क्या, या फिर पाठशाला विधि? तो पाठशाला विधि जो है ये सही हो जाएगा। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अवबोधने कस्य विधेह बलम दीयते, मतलब कि अवबोधन में किस पर बल दिया जाता है? अवबोधने कस्य बलम दीयते, मतलब कि समझने में, बताने में, बोलने में किस पर बल दिया जाता है? तो किस विधि में बल दिया जाता है? पारायण विधि में बल दिया जाता है, वाद विवाद विधि में बल दिया जाता है, प्रश्नोत्तर विधि में बल दिया जाता है, या फिर व्याख्या विधि में बल दिया जाता है? तो सही उत्तर आपको बताना है। अवबोधने कस्य विधेह बलम दीयते, तो जो वाद विवाद विधि है एक ऐसी विधि है जहाँ पर अवबोधन पर जोर दिया जाता है, मतलब कि नए नए टॉपिक को वहाँ पर और वाद विवाद के माध्यम से हल किया जाता है, उसके बारे में पूरी जानकारी ली जाती है, जिससे अवबोध होता है उस विषय का। आगे चलते हैं। संस्कृत शिक्षकस्य सूत्रम अस्ति, मतलब संस्कृत शिक्षण से करना है यहाँ पर। संस्कृत शिक्षणस्य सूत्रम अस्ति अंशात् पूर्णम प्रति, निश्चयात् अनिश्चयम प्रति, आगमनात् निगमनम प्रति, या फिर कठिनात् सरलम प्रति। तो संस्कृत शिक्षणस्य का जो कि संस्कृत शिक्षण का सूत्र है ये आगमनात् निगमनम प्रति, ये रहेगा इनमें से ज़्यादा सही उत्तर। आगे चलते हैं। एतेषु संस्कृत शिक्षणस्य प्राचीन विधिरस्ति, ये रिपीट हो चुका है, तो पाठशाला विधि जो है ये अपन ने टिक किया था कि इनमें से जो प्राचीन विधि है ये पाठशाला विधि ही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मौखिक भाषा उपयोगी वर्तते, मतलब कि जो मौखिक भाषा है वो उपयोगी होती है, कहाँ होती है? व्याकरण ज्ञानार्थम, व्याकरण के ज्ञान के लिए, आत्माभिव्यक्तिकरणार्थम, अपने स्वयं की अभिव्यक्ति करने के लिए, वर्तनी अभ्यासार्थम, वर्तनी के अभ्यास के लिए। हम सही कर रहे हैं या गलत, या फिर सर्वे? तो क्या होगा सही उत्तर? मौखिक भाषा उपयोगी वर्तते, तो आत्माभिव्यक्तिकरणार्थम, मतलब कि मौखिक भाषा जब उपयोगी होती है जब अपन को कोई, जैसे कि हम हिंदी समझने वाले हैं, दूसरा इंग्लिश समझता है, तो यदि हम इंग्लिश को मौखिक भाषा अपनी बना लेंगे तो सामने वाले को समझ में आ जाएगा। तो अपनी जो अपने स्वयं के जो विचार हैं उनको व्यक्त करने के लिए मौखिक भाषा की उपयोगिता है। आगे चलते हैं। भाषायाः शुद्धतायाः मूल्यांकनम भवति, मतलब कि भाषा की शुद्धता का मूल्यांकन होता है। किसमें होता है? गद्य शिक्षण में होता है, व्याकरण शिक्षण में होता है, पद्य शिक्षण में होता है, या फिर नाटक शिक्षण में होता है? तो भाषा की शुद्धता का मूल्यांकन जो होता है वो होता है व्याकरण शिक्षण में, क्योंकि एक एक चीज़ को लेकर वहाँ पर चर्चा की जाती है और शब्द बाई शब्द, मतलब कि ये शब्द कहाँ से बना, इसकी व्युत्पत्ति कहाँ से हुई, और सारी चीज़ों का क्रमबद्ध वैज्ञानिक वर्णन वहाँ पर है। तो व्याकरण शिक्षण जो है उसमें भाषा की शुद्धता का मूल्यांकन होता है। अगला प्रश्न दिया हुआ है और शायद आज के इस अभ्यास का अंतिम प्रश्न भी हो सकता है। उच्चारण दोषस्य कारणम अस्ति, तो ये अपन कर ही चुके हैं। उच्चारण जो दोष है, उच्चारण दोष का कारण क्या है? शारीरिक, मानसिक भी है और अभ्यास के कारण हो सकता है। तो ये सभी जो है विद्यालयः समाजस्य दर्पणः इति कथनम, मतलब कहा गया है कि जो विद्यालय है वो समाज का दर्पण है। तो यह कथन कैसा है? ऑप्शन देख लेते हैं। पहला दिया हुआ है ना भवति, मतलब कि विद्यालय समाज का दर्पण नहीं होता है, ये कह रहे हैं। या फिर सत्यम, मतलब ये सही है। फिर क्या कह रहे हैं? अवितुमर्हति, मतलब कि हाँ ये भवितुमर्हति है, तो ये हो सकता है। अत्युक्ति ही, मतलब कि ये तो अतिशयोक्ति में कह दिया है या फिर ऐसे ही कह दिया है। तो क्या होगा? विद्यालय जो है वो समाज का दर्पण है, बिल्कुल ये सत्य रहेगा। क्या होगा सही उत्तर? सत्यम रहेगा ये वाला। आगे दूसरा प्रश्न दिया हुआ है। प्रारंभिक स्तरे शिक्षणे कस्य प्राधान्यम, क्या कह रहे हैं कि प्रारंभिक स्तर पर शिक्षणे, मतलब शिक्षण में, कस्य मतलब किसकी, प्राधान्यम मतलब प्रधानता होती है। तो प्रारंभिक स्तर पर किसकी प्रधानता होती है ये बताना है। चिंतनस्य, या फिर चिंतन स्तरस्य, स्मृति स्तरस्य, कल्पना स्तरस्य, या फिर किम शक्तेः। तो क्या होगा सही उत्तर? प्रारंभिक स्तर पर शिक्षण में किसकी प्रधानता होती है? तो जो प्रारंभिक स्तर होता है, प्रारंभिक स्तर में
स्मृति स्तर की जो है, स्मृति स्तर, इसकी प्रधानता बहुत ज़्यादा देखने में आती है। तो सही उत्तर क्या रहेगा? स्मृति स्तर, जो प्रारंभिक स्तर है बालक का, तो उसमें स्मृति स्तर जो है ये प्रमुख रहता है, इसकी प्रधानता रहती है। आगे अगला प्रश्न देख लेते हैं। विद्यालयेषु सामाजिकतायाः विकासार्थं किम आवश्यकम? क्या कह रहे हैं? विद्यालय में सामाजिकता के विकास के लिए क्या आवश्यक है? तो विद्यालय में सामाजिकता का विकास करना है, तो जब सामाजिकता की बात आती है तो क्या सही होगा? प्रतिस्पर्धा तो सामाजिकता से संबंधित नहीं है, मित्रता एक हिसाब से है, लेकिन अगला ऑप्शन देख लेते हैं। अगले ऑप्शन में सहयोग दिया है। सहयोग सामाजिकता का एक प्रमुख उदाहरण है और ना किमपि तो होगा ही नहीं। तो क्या रहेगा सही उत्तर? सहयोग जो है ये सामाजिकता के विकास के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। बच्चे एक दूसरे की हेल्प करते हैं, जो आपने देखा होगा कि एक साथ एक ग्रुप में बच्चों को शिक्षण कराया जाता है और कार्य बांट दिए जाते हैं, तो उसमें यही बताया जाता है कि सामाजिकता का विकास कैसे हो या फिर एक दूसरे के सहयोग से बच्चे काम करना कैसे सीखें। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अभिक्रमितम शिक्षणम भवति, जो अभिक्रमित शिक्षण है वो होता है, तो एक पाठ्य योजना है ये अभिक्रमित शिक्षण, एक विधि है ये, या फिर एकम सहायोपकरणम होगा यहाँ पर, या फिर एक सहायोपकरण है, या फिर एका शिक्षण कला। तो यही रहेगा सही उत्तर की जो अभिक्रमित शिक्षण है ये एक शिक्षण कला के अंतर्गत आता है, एक शिक्षण कला है ये। अगले प्रश्न पर चलते हैं। शिक्षकः अवकाश दिवसे कुर्यात्, क्या कह रहे हैं? जो शिक्षक है वो अवकाश के दिनों में करता है या फिर करना चाहिए। तो शिक्षक को अवकाश के दिनों में क्या करना चाहिए आपको ये बताना है। शिक्षकः अवकाश दिवसे किम कुर्यात्, शिक्षकः अवकाश दिवसे कुर्यात्। तो मित्र मेलनम, पहला ऑप्शन दिया है मित्र मेलनम, मित्र से मिलता जुलता है वो। चलचित्र दर्शनम, या फिर चलचित्र देखते हैं, या फिर ज्ञान वृद्धये अध्ययनम, ज्ञान की वृद्धि के लिए अध्ययन करते हैं, या फिर निःशक्त गृहे शयनम, या फिर शयन करते हैं। तो शिक्षक को जो अवकाश का दिन है, अवकाश के दिन में शिक्षक को क्या करना चाहिए? स्पष्ट ही दिख रहा है, ज्ञान वृद्धये अध्ययनम, मतलब कि ज्ञान की वृद्धि के लिए शिक्षक को अध्ययन करना चाहिए अवकाश के दिन में। और ये प्रश्न आपसे इसलिए पूछ लिया गया है क्योंकि आप अध्यापक बनने जा रहे हैं, उसका टेस्ट दे रहे हैं। विद्यालयः समाजस्य दर्पणः अस्ति, ये हो ही चुका है यहाँ पर। हाँ, अगले प्रश्न पर चलते हैं। सूक्ष्म शिक्षणस्य भारतदेशे प्रयोगः कदा अभवत्, मतलब कि सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग भारत देश में कब हुआ। और सूक्ष्म शिक्षण से संबंधित प्रश्न भी कई बार पूछे जाते हैं कि ये कितने मिनट का होता है और किसके लिए होता है सूक्ष्म शिक्षण, ये भी कई बार पूछा जाता है। अध्यापक के लिए होता है और इसकी समय सीमा वगैरह कितनी है, तो ये भी आप लोगों को याद करना है, सूक्ष्म शिक्षण के बारे में समझ लेना है। तो क्या कहा? सूक्ष्म शिक्षणस्य भारत देशे प्रयोगः कदा अभवत्, कब किया गया सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग भारत में? सही उत्तर रहेगा 1970 ईस्वी तमे, मतलब कि 1970 में किया गया। सर्व सुलभा सहायक सामग्री वर्तते, सबसे सुलभ सहायक सामग्री है, तो क्या है सबसे सुलभ सहायक सामग्री? ऑप्शन देख लेते हैं। फलालैन बोर्ड, श्वेत वर्तिका पट्ट, दूरदर्शन, या फिर आकाशवाणी। तो जो फलालैन बोर्ड है ये सबसे ज़्यादा सुलभ सामग्री है, आप कैसे भी इसका यूज़ कर सकते हैं। आगे, लिखित अभिव्यक्तेः उद्देश्यस्य पूर्तिः भवति, मतलब कि लिखित अभिव्यक्ति के उद्देश्यों की पूर्ति होती है। कैसे होती है? तो सूक्तीनां शास्त्रस्य, आगे क्या कह रहे हैं? संस्कृते वार्तालापे, संस्कृत से मैं वार्तालाप करने से, श्लोक के कंठस्थीकरण करने से। तो लिखित अभिव्यक्ति मतलब सूक्तियों के शास्त्र से, ऐसा करना कि लिखने में सूक्तियों का लिखना, तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। तो लिखित अभिव्यक्ति के लिए कहा है, क्या कहा है? लिखित अभिव्यक्तेः उद्देश्यस्य पूर्ति भवति, तो इन सभी से लिखित
जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति होती है। क्या रहेगा सही उत्तर? सर्वे। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। विश्वविद्यालय आयोगस्य अध्यक्षः कः? तो विश्वविद्यालय आयोग जो है उसे राधाकृष्णन आयोग के नाम से भी जाना जाता है। विश्वविद्यालय आयोग को राधाकृष्णन आयोग के नाम से भी जाना जाता है, तो इसके अध्यक्ष भी वही होंगे। ऑप्शन में कोठारी महोदय दिए हुए हैं, लक्ष्मण स्वामी महोदय दिए हुए हैं, डॉक्टर राधाकृष्ण महोदय हैं और गुरुदेव टैगोर महोदय हैं। तो सर्वसुलभ उत्तर अपन को यहाँ पर मिल ही चुका है। नाम से ही स्पष्ट है कि जो डॉक्टर राधाकृष्ण महोदय थे ये विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष थे। इनकी अध्यक्षता में इसकी शुरुआत की गई थी, मतलब कि ये लाया गया था। शिक्षण मूल्यांकनस्य उपयोगिता अस्ति सन्ति, मतलब कि शिक्षणे मूल्यांकनस्य उपयोगिता सन्ति, शिक्षण में मूल्यांकन की क्या उपयोगिता है, यहाँ पर ये पूछ रहे हैं। पहले तो आपको प्रश्न समझने की कोशिश करना है कि प्रश्न में क्या कहा है। तो शिक्षण दिया है तो शिक्षण में मैं या पर आएगा, तो आपने लगा लिया कि जब सप्तमी का एक वचन है तो मैं अपन ने लिखा शिक्षण में। मूल्यांकन से जहाँ पर स्या होता है मैंने आपको बताया ही था, का, की और के, तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग की अपेक्षा आपको लगाना है। तो शिक्षण में मूल्यांकन की उपयोगिता, मतलब उपयोगिता, और अस्ति मतलब है, संति मतलब हैं, तो उपयोगिता है, ऐसे आपको लगाना है क्वेश्चंस को। तो क्या है मूल्यांकन की उपयोगिता? चयन में, अधिगमार्थम प्रेरणा, अधिगम की प्रेरणा के लिए है, शैक्षिक निर्देशन के लिए है, या फिर सभी। तो शिक्षण में मूल्यांकन की जो उपयोगिता है इन सभी में है। तो जो सर्वे दिया हुआ है ये सभी उत्तर सही हो जाएगा। हाँ, अगला एक और प्रश्न है जो कि प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है और ये रिकॉर्ड है ये प्रश्न की इसके पूछे जाने का। मुझे लगभग कई पेपर्स में ये क्वेश्चन देखने को मिला है, पुराने पेपरों में भी और जो अभी पेपर हुए हैं नए उनमें भी। भंडारकर पद्धत्याः अपरम नाम किम? जो रामकृष्ण गोपाल भंडारकर जी थे इन्होंने इस पद्धति की शुरुआत की थी, इसके जनक माने जाते हैं। तो इस पद्धति का दूसरा नाम क्या है? तो पहला ऑप्शन दिया है सूत्र विधि, सहयोग पद्धति, अनुवाद पद्धति या फिर व्याख्या पद्धति। तो भंडारकर पद्धति जो है, भंडारकर पद्धति का दूसरा नाम आपको यहाँ पर बताना था। तो भंडारकर पद्धति का अपर मतलब होता है दूसरा, तो दूसरा नाम क्या है? अनुवाद पद्धति। क्या होगा सही उत्तर? अनुवाद पद्धति जो है ये भंडारकर पद्धति का दूसरा नाम है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। संस्कृत शिक्षणस्य प्रमुखा समस्या का, मतलब कि जो संस्कृत शिक्षण है इसकी प्रमुख समस्या क्या है? अशिक्षा, दोषपूर्ण शिक्षा पद्धति, संसाधनानाम या फिर संसाधन, भेदभावपूर्ण शिक्षणम। तो संस्कृत शिक्षण की प्रमुख समस्या को यहाँ पर आपको बताना है कि प्रमुख समस्या क्या होगी। तो संस्कृत शिक्षण की जो प्रमुख समस्या है ये दोषपूर्ण शिक्षा पद्धति है। कहीं ना कहीं शिक्षण पद्धति को ही अपन जिम्मेदार ठहराएंगे, क्योंकि संस्कृत शिक्षण की प्रमुख समस्या दोषपूर्ण शिक्षण पद्धति है। यदि उन्हें सही तरीके से पढ़ाया जाए, संस्कृत शिक्षण कराया जाए, तो संस्कृत भाषा जो है एक वैज्ञानिक भाषा के रूप में उभरेगी और आगे बढ़ेगी। ध्यान से, आगमन पद्धत्याः प्रवर्तकः अस्ति। क्या कह रहे हैं? प्रवर्तकः, यहाँ पर प्रवर्तक ऐसा लिखना था, प्रवर्तकाः अस्ति। तो आगमन पद्धति के प्रवर्तक जो है वो कौन कहे जाते हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं पतंजलि महोदय, वरदराज महोदय, कात्यायन महोदय जिन्होंने वार्तिक लिखे, महर्षि पतंजलि जिन्होंने महाभाष्य लिखा, और वरदराजाचार्य जी ने भी कौमुदियाँ लिखी, भट्टोजी दीक्षित भी थे इन्हीं में। तो सही उत्तर क्या रहेगा? आगमन पद्धत्याः प्रवर्तकः महर्षि पतंजलि महोदय। ये तो जो भाष्यकार महर्षि पतंजलि हैं इन्होंने आगमन पद्धति का इन्हें प्रवर्तक माना जाता है। क्या माना जाता है? प्रवर्तक। चलते हैं अगले प्रश्न पर। डाल्टन पद्धत्याः सर्वप्रथमं प्रयोगः जातम्, मतलब कि जो डाल्टन पद्धति है, डाल्टन पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पर किया गया था? ऑप्शंस दिए हुए हैं। ब्रिटेन देश में किया गया था, फ्रांस देश में किया गया था, रूस देश में किया गया था, या फिर अमेरिका देशे। तो डाल्टन पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिका देश में किया गया था। कहाँ पर किया गया था?
अमेरिका देशे, ये रहेगा दा जो है डी नंबर का, ये सही उत्तर रहेगा। अमेरिका देश में सबसे पहले डाल्टन पद्धति का प्रयोग किया गया था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। वाद विवाद पद्धत्याः अपर नाम किम? जो वाद विवाद पद्धति है, वाद विवाद पद्धति, इसका दूसरा नाम क्या है? अपर मतलब होता है दूसरा। तो वाद विवाद पद्धति का आपको यहाँ पर दूसरा नाम बताना है। पहला दिया हुआ है ऑप्शन अर्थबोध पद्धति, दूसरा दिया है भाष्य पद्धति, तीसरा अनुकरण पद्धति, या फिर चौथा सूत्र पद्धति। तो वाद विवाद पद्धति का दूसरा नाम, वाद विवाद पद्धति जो है उसका दूसरा नाम बताना है। तो दूसरा नाम इसका अर्थवबोध पद्धति, अर्थबोध पद्धति के नाम से ये जानी जाती है। ये रहेगा इसका सही उत्तर। आगे अगले प्रश्न पर चलते हैं। निरीक्षण पद्धत्याम महत्वपूर्णमस्ति, मतलब कि जो निरीक्षण पद्धति है, निरीक्षण पद्धति में महत्वपूर्ण क्या है? तो निरीक्षण पद्धति में महत्वपूर्ण क्या है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है प्रश्न करना। तो निरीक्षण पद्धति में महत्वपूर्ण क्या है? प्रश्न करना महत्वपूर्ण है क्या? बालकान स्वतंत्रता प्रदान करणम, बालकों को स्वतंत्रता प्रदान करना, या फिर पूर्वम निर्धारिता योजना, पूर्ण और पहले से निर्धारित योजना, या फिर निरीक्षण द्वारा अवबोधन के अवसर प्रदान करना, निरीक्षण के द्वारा अवबोधन के अवसर प्रदान करना। तो क्या होगा सही उत्तर? निरीक्षण पद्धत्याः महत्वपूर्णमस्ति, निरीक्षण पद्धति में महत्वपूर्ण है। तो यही रहेगा सही उत्तर डी, निरीक्षण द्वारा अवबोध के अवसर प्रदान करना, निरीक्षण के द्वारा अवबोध के अवसर प्रदान करना। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। याज्ञवल्क्य शिक्षानुसारेण पठनस्य दोषाः कति सन्ति? ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि याज्ञवल्क्य जो हैं, उन महर्षि याज्ञवल्क्य, उनके अनुसार पठन के दोष कितने हैं? तो ऑप्शंस दिए हुए थे 22, 18, 14 या फिर 16। तो याज्ञवल्क्य शिक्षा के अनुसार पठन के जो दोष हैं वो 14 हैं। कितने हैं? 14 दोष बताए गए हैं पठन के। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। शिक्षा स्वस्थ शरीरे स्वरूप मस्तिष्कस्य निर्माण करोति उक्तवान, ये किसने कहा? मतलब कि शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। तो उक्तवान जहाँ पर लिखा हो मतलब कि कहा है, किसने कहा है? ये ऑप्शंस दिए हुए हैं महर्षि गौतम महोदय, अरस्तु महोदय, शुक्रात महोदय, या फिर विवेकानंद महोदय। तो शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है, ये कहा था अरस्तु महोदय ने, अरस्तु महोदय ने ये कहा है। ये रहेगा इसका सही उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारतीय शिक्षा आयोगस्य नामांतरम मेवम, मतलब कि भारतीय शिक्षा आयोग का अन्यतम नाम, मतलब कि नामांतर एव, नामांतरम मेवम मतलब एवं निकलेगा यहाँ पर। तो भारतीय शिक्षा आयोग का अन्य नाम कौन सा है, ये भी अपन यहाँ पर समझ सकते हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं। इसके पहले एक और था, राधाकृष्णन आयोग का आया था, विश्वविद्यालय आयोग का था, वो अलग है। और ये है भारतीय शिक्षा आयोग। तो भारतीय शिक्षा आयोग का दूसरा नाम अपन को रटना था, इसके पहले अपन इनमें चर्चा कर चुके हैं। कोठारी आयोग जो है, कोठारी आयोग या फिर कोठारी कमीशन भी अपन इसे कह सकते हैं। तो ये भारतीय शिक्षा आयोग का दूसरा नाम है। और राधाकृष्णन आयोग विश्वविद्यालय आयोग के नाम से जाना जाता है, ये अपन ने पहले वहाँ पर पढ़ लिया है। तो हंटर कमीशन नहीं होगा, मुदालियार आयोग नहीं होगा, ये रहेगा अपना सही उत्तर कोठारी आयोग। और आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है। और अपने यहाँ पर इतने प्रश्न या फिर ये कहें कि इतने वीडियोस अपलोड हो चुके हैं कि यदि आप सारे वीडियोस देखते हैं तो आराम से आप 30 में से 25 स्कोर करने लायक हो जाएंगे। क्योंकि आपको थोड़ा सा गद्य और पद्य पर ध्यान देना होगा, और जो 15 नंबर की पेडागोजी रहेगी आप उसमें आराम से 12 से 13 नंबर तक ला सकते हैं। केवल आपको इन प्रश्नों को रचना है, ये गलत नहीं होने चाहिए। क्योंकि इन्हीं प्रश्नों में से मैंने देखा है कई बार यही थोड़ी सी भाषा चेंज होती है, लेकिन प्रश्न यही है। चलते हैं प्रश्न पर। शिक्षायाः प्रयोजनमस्ति, शिक्षा का प्रयोजन है। तो क्या है शिक्षा का प्रयोजन? कर्मसु कौशलम, विविध विषयाणाम ज्ञानम प्राप्ति, विविध विषयों के ज्ञान की प्राप्ति, व्यक्तित्व विकासः, व्यक्तित्व का विकास है क्या, या फिर जीवन निर्माणम, जीवन का निर्माण।
तो कर्मशु कौशलम ये भी ठीक है एक हिसाब से, विविध विषयाणाम ज्ञान प्राप्ति भी ठीक है, और व्यक्तित्व विकास भी ठीक है, और जीवन निर्माण भी ठीक है। लेकिन इनमें से जो ज़्यादा सही है तो शिक्षा का प्रयोजन में कहा जाता है कि व्यक्तित्व का विकास हो। जो भी शिक्षा ग्रहण कर रहा है, शिक्षा ग्रहणार्थी की के व्यक्तित्व में विकास होना चाहिए, तो ये रहेगा सही उत्तर। पद्य शिक्षणस्य प्रमुखा विशेषता वर्तते। क्या कहा प्रश्न में? पद्य शिक्षणस्य मतलब पद्य शिक्षण की, प्रमुखा मतलब प्रमुख, विशेषता मतलब विशेषता, वर्तते मतलब है। तो पद्य शिक्षण की प्रमुख विशेषता क्या कही गई है, ये आपको बताना है। ऑप्शन दिए हैं। ज्ञानम, क्या ज्ञान प्रमुख विशेषता है? नियमः, क्या नियम प्रमुख विशेषता है? भावः रसः च, क्या भाव और रस इनकी प्रमुख विशेषता है, या फिर अभिनय विशेषता है? तो देखिए, अभिनय तो होगा नहीं क्योंकि ये नाटक शिक्षण की विशेषता है। नियम व्याकरण शिक्षण की विशेषता है। ज्ञानम गद्य शिक्षण के अंतर्गत आ जाता है, तो एक ही बचा, भाव और रस। तो भाव और रस जो हैं ये पद्य शिक्षण की प्रमुख विशेषताओं के अंतर्गत आता है। और आप लोगों ने गद्य, पद्य, अनुवाद, नाटक इन सबकी प्रमुख विशेषताएं पढ़ी होंगी, तो उनके अंतर्गत ये प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, कस्मिन् विधौ कवेः शैली विवेचनम क्रियते। मतलब कि किस विधि में, ध्यान से पहले तो आपको प्रश्न समझना है। कस्मिन् विधौ किस विधि में, कवेः कवि, शैली विवेचनम क्रियते शैली में विवेचन करता है। तो कवि शैली में विवेचन करता है, किस विधि में कवि शैली में विवेचन करता है? तो कौन सी विधि है ये आपको बताना है। यहाँ पर शैली विवेचन करता है समीक्षा विधि, व्यास विधि, गीत विधि या अभिनय विधि। तो यहाँ जो अपना सही उत्तर है ये रहेगा समीक्षा विधि। समीक्षा विधि यहाँ पर अपना सही उत्तर हो जाता है। समीक्षा विधि में इस प्रकार का उपक्रम होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न दिया हुआ है, हाँ ये हो चुका है। अगला प्रश्न और देख लेते हैं। कस्मिन् विधौ शिक्षकः वाचिक अभिनयेन पाठस्य पठनं करोति। मतलब कि वह कौन सी विधि है, कि किस विधि में शिक्षकः शिक्षक अभिनयेन अभिनय के द्वारा, पाठस्य मतलब पाठ का, पठनम मतलब पठन पढ़ाना, करोति मतलब करता है। तो किस विधि में शिक्षक वाचिक अभिनय के द्वारा पाठ का पठन कराता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन दिए हैं व्याख्या विधि, दूसरा दिया है कक्षा अभिनय विधि, तीसरा दिया है नाट्य अभिनय विधि, और चौथा दिया है रंगमंचाभिनय विधि। तो क्या होगा सही उत्तर की जहाँ पर वाचिक अभिनय करके और फिर वहाँ पर पाठ पढ़ाया जाता है। और पढ़ाता कौन है? तो शिक्षक इस प्रकार का उपक्रम करता है। और आपको ध्यान देना है, यदि आपने ये विधियाँ पढ़ी हैं पहले से, तो आप यहाँ पर बता पाएंगे कि वाचिक अभिनय कौन विधि के अंतर्गत होता है। तो सही क्या रहेगा? आदर्श नाट्य विधि। आदर्श नाट्य विधि एक ऐसी विधि है जहाँ पर शिक्षक वाचिक अभिनय करके और पाठ को पढ़ता है। ये रहेगा सही उत्तर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। व्याकरण शिक्षणस्य प्रमुखा विशेषता वर्तते। मतलब कि व्याकरण शिक्षण की प्रमुख विशेषता क्या है, ये आपको बताना है। तो इसके पहले पूछा गया था पद्य शिक्षण का, और यहाँ पर है व्याकरण शिक्षण का। तो ज्ञान ऑप्शन दिया है, अभिनय ऑप्शन दिया है, रस और भाव ऑप्शन दिए हैं, और अभिनय ऑप्शन दिया है। तो इसके पहले मैंने आपको बताया भी था, समझाया था कि कौन सा शिक्षण जो है, मतलब कि व्याकरण शिक्षण जो है इसकी प्रमुख विशेषता कौन सी है। तो नियम जो है, यहाँ पर नियम ऑप्शन दिया हुआ है, और कोई आता तो अपन वो भी देख लेते, लेकिन नियम दिया है। तो व्याकरण शिक्षण की प्रमुख विशेषताओं के अंतर्गत नियम जो है ये आता है। तो अपना ये सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जहाँ पर कहा गया है कस्मिन् विधौ शिक्षकः कक्षायाम एव छात्रैः पाठस्य अभिनयम कारयति। मतलब क्या कह रहे हैं कि कस्मिन् विधौ किस विधि में, कस्मिन् विधौ किस विधि में शिक्षकः शिक्षक कक्षायाम कक्षा में, एवं छात्रैः और छात्रों के द्वारा, पाठस्य पाठ का, अभिनयम मतलब अभिनय, कारयति मतलब कराता है। तो क्या कह रहे हैं कि किस विधि में शिक्षक कक्षा के अंदर ही छात्रों के द्वारा क्या कराता है? पाठ का अभिनय कराता है। तो ऐसी विधि कौन सी है जिस विधि में उपक्रम होता है? तो बताना है आपको ध्यान से। पहला व्याख्या विधि दिया है, दूसरा आदर्श नाट्य विधि है, तीसरा कक्षा अभिनय विधि है, और चौथा रंगमंचाभिनय विधि है।
तो ये अपन पहले पढ़ चुके हैं। कक्षाभिनय विधि जो है ये होगा इसका सही उत्तर। और इसी प्रकार से घुमा कर भी प्रश्नों को पूछ लिया जाता है कई बार, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम अपन को वहाँ पर हो जाती है। तो पहले प्रश्न को समझना है, फिर उत्तर देने की कोशिश करना है। आगे एक और प्रश्न दिया है जहाँ पर कहा है कस्मिन् विधौ पद्यांतर्गत आगतस्य प्रत्येक शब्दस्य मातृभाषायाम अनुवादः क्रियते। क्या कह रहे हैं, किस विधि में पद्यांतर्गत मतलब पद्य के अंतर्गत आगतस्य आए हुए प्रत्येक शब्द का मातृभाषायाम मातृभाषा में अनुवादः क्रियते अनुवाद किया जाता है। मतलब किस विधि में, ध्यान से, किस विधि में पद्य के अंतर्गत आए गए प्रत्येक शब्द का मातृभाषा में अनुवाद किया जाता है। तो ऐसी विधि वह कौन सी विधि है? पहला ऑप्शन दिया है गीत विधि, दूसरा ऑप्शन दिया है अभिनय विधि, तीसरा दिया है व्याख्या विधि और चौथा दिया है भाषा अनुवाद विधि। तो वह ऐसी कौन सी विधि होगी आपको बताना है ध्यान से। कस्मिन् विधौ पद्यांतर्गत मतलब कि यहाँ पर पद्य की चर्चा है, पद्य के अंतर्गत ये काम हो रहा है, तो ध्यान से आपको बताना है क्या होगा इसका सही उत्तर। गीत विधि, अभिनय विधि, व्याख्या विधि और अनुवाद विधि। तो अनुवाद की चर्चा है तो भाषानुवाद विधि जो है ये रहेगा इसका सही उत्तर, अनुवाद की चर्चा होने के कारण से। आगे क्या कह रहे हैं, कस्मिन् विधौ शिक्षकः कथावाचकाः इव आचरणं करोति। मतलब कि किस विधि में शिक्षक कथावाचक की तरह आचरणम करोति आचरण करता है। मतलब किस विधि में शिक्षक कथावाचक की तरह आचरण करता है। तुलना विधि में, टीका विधि में, व्यास विधि में या फिर दंडान्वय विधि में। तो वह कौन सी विधि है जहाँ पर कथावाचक की तरह आचरण करता है शिक्षक? तो बताना है आपको ध्यान से कौन सी विधि होगी वहाँ पर। कथावाचक की तरह आपको पता ही है, व्यास शब्द अलग से अपन को यहाँ से ये बोध कराता है, व्यासपीठ से भी अपन समझ सकते हैं। तो कथावाचक की तरह ये व्यास विधि में होता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहाँ दिया हुआ है कस्मिन् विधौ शिक्षकः शब्दानां मूलशब्दं मूलधातुः उपसर्गान् प्रत्ययान् विश्लेषणं कृत्वा अध्यापयति। मतलब क्या कह रहे हैं, कस्मिन् विधौ किस विधि में शिक्षक किस विधि में शिक्षक शब्दानाम शब्दों को मूल शब्दों को मूल धातु को उपसर्गों के द्वारा प्रत्ययान प्रत्ययों की विश्लेषण कृत्वा मतलब करके अध्यापयति मतलब अध्यापन कराता है। फिर से एक बार बता देता हूँ, किस विधि में शिक्षक मूल शब्द मूल धातु उपसर्ग प्रत्यय का विश्लेषण करके अध्यापन कराता है। तो वह कौन सी ऐसी विधि है जहाँ पर इस प्रकार का उपक्रम होता है? तो बताना है आपको ध्यान से। और ऐसा जहाँ पर होता है तो शब्दों की व्युत्पत्ति निकाली जाती है, जहाँ पर मूल शब्द रहेंगे, मूल धातु रहेगी, उपसर्ग रहेंगे, प्रत्ययों का विश्लेषण होगा। ऑप्शन पहला है उद्बोधन विधि, दूसरा ऑप्शन है प्रश्नोत्तर विधि, तीसरा है व्युत्पत्ति विधि और चौथा है टीका विधि। तो सही क्या रहेगा? व्युत्पत्ति विधि जो है ये रहेगा इसका सही उत्तर, व्युत्पत्ति विधि। आगे चलते हैं, प्राथमिक स्तरे पद्य शिक्षणस्य विधि ही न अस्ति। क्या कह रहे हैं? प्राथमिक स्तर पर पद्य शिक्षण की विधि ही न अस्ति, विधि नहीं है। तो यहाँ पर प्राथमिक शिक्षण के लिए बताया है कि प्राथमिक स्तर पर कौन सी विधि जो है वो पद्य शिक्षण की नहीं है। तो गीत विधि ये है, अभिनय विधि ये भी है, भाषानुवाद ये भी है और एक दिया है व्याख्या विधि। तो व्याख्या विधि जो है ये रहेगा सही उत्तर, क्योंकि ये सारी की सारी विधियां जो हैं ये प्राथमिक स्तर के लिए ठीक हैं, लेकिन जो व्याख्या विधि है इसका प्रयोग यहाँ पर नहीं किया जाएगा। आगे चलते हैं, गद्य विधा वर्तते। मतलब कि गद्य की विधा कही गई है। तो गद्य की विधा कौन सी है आपको ये बताना है। उपन्यास दिया है ऑप्शन में, तो उपन्यास तो गद्य की विधा है। दूसरा दिया है निबंध, तो निबंध भी गद्य की विधाएं हैं, मतलब निबंध भी गद्य की विधा के अंतर्गत आता है। कथा भी निबंध उसके अंतर्गत आती है। और सर्वे, तो जो सर्वे है ये रहेगा इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं, प्रश्नोत्तर विधेय
प्रतिपादकः वर्तते, मतलब प्रश्नोत्तर विधि के प्रतिपादक कहे गए हैं। कौन है प्रश्नोत्तर विधि के प्रतिपादक? अरस्तु महोदय हैं, सुकरात महोदय हैं, प्लेटो महोदय हैं, या फिर आचार्य मम्मट हैं? तो प्रश्नोत्तर विधि के प्रतिपादक आपको यहाँ पर बताने हैं। प्रश्नोत्तर विधि जो है उसके प्रतिपादक कौन हैं? तो सुकरात महोदय जो हैं ये प्रश्नोत्तर विधि के प्रतिपादक कहे गए हैं, सुकरात महोदय। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। दिया हुआ है आगमन विधेय शिक्षण सूत्रम न वर्तते, मतलब कि आगमन विधि का शिक्षण सूत्र नहीं है। आगमन विधेय शिक्षण सूत्रम न वर्तते, आगमन विधि के शिक्षण सूत्र नहीं हैं। उदाहरणात् नियमम प्रति, उदाहरण से नियम की ओर। प्रत्यक्षात् प्रमाणम प्रति, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। मूर्तात् अमूर्तम प्रति, मूर्त से अमूर्त की ओर। या फिर सूक्ष्मात् स्थूलम प्रति। तो आपको पहले से इनका अभ्यास होना चाहिए, और मैंने इनका एक वीडियो अपलोड भी किया हुआ है जिसमें शिक्षण सूत्रों के बारे में बहुत कुछ बताया है। तो आगमन विधि का शिक्षण सूत्र यहाँ पर आपको बताना है तो बिल्कुल से इजी है, क्योंकि निगमन में तो नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं, लेकिन आगमन में उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। तो उदाहरणात् नियमम प्रति ये रहेगा इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं। निगमन विधेय शिक्षण सूत्रम वर्तते, मतलब कि निगमन विधि का शिक्षण सूत्र क्या है ये आपको बताना है। ध्यान से। प्रमाणात् प्रत्यक्षम प्रति क्या ये होगा, उदाहरणात् नियमम प्रति क्या है ये होगा, विशिष्टात् सामान्यम प्रति क्या ये होगा, या फिर ज्ञातात् अज्ञातम प्रति। तो निगमन विधि के शिक्षण सूत्र आपको बताने थे। कौन सी विधि है? विधि है निगमन, और इसका आपको शिक्षण सूत्र बताना है। तो ध्यान रखना है, निगमन विधि में उससे उल्टा होता है। जो आगमन विधि थी, आगमन विधि की बिल्कुल विपरीत विधि है। तो देखिए, उदाहरण से नियम की ओर ये तो गलत हो जाएगा, ज्ञात से अज्ञात की ओर भी गलत होगा, विशिष्ट से सामान्य की ओर। लेकिन प्रमाणात् प्रत्यक्षम प्रति जो निगमन विधि है, प्रमाणात् प्रत्यक्षम प्रति मतलब प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर गमन करती है, ये रहेगा इसका सही उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कस्मिन् विधौ शिक्षकः सर्वप्रथमं छात्राणां समक्षे विशिष्टानि उदाहरणानि उपस्थापयति। प्रश्न समझ लेते हैं पहले। कस्मिन् विधौ किस विधि में, शिक्षकः शिक्षक, सर्वप्रथमम, देखिए हिंदी जैसी ही होती है, उसी को पकड़ पकड़ के आगे बढ़ना है। सर्वप्रथमम सबसे पहले, छात्राणाम समक्षे छात्रों के सामने, विशिष्टानि विशिष्ट, उदाहरणानि उदाहरणों को, उपस्थापयति उपस्थापित करता है मतलब बताता है। तो वह कौन सी विधि है जहाँ पर सबसे पहले छात्रों के सामने विशिष्ट उदाहरणों को बताता है शिक्षक? तो उदाहरण जहाँ पर पहले बताए जाएंगे तो आपको पता ही है कि कौन सी विधि होगी। तो निगमन विधि में तो पहले नियम बताए जाते हैं, समवाय विधि में भी ये नहीं होता है, और ना ही ऐसा पाठ्य पुस्तक विधि में होता है। तो क्या रहेगा इसका सही उत्तर? आगमन विधि, ये रहेगा इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। पाठशाला विधेय अपरम नाम वर्तते। पाठशाला विधि जो है इसका दूसरा नाम आपको यहाँ पर बताना है। पाठशाला विधि का दूसरा नाम क्या होगा? पहला दिया हुआ है ऑप्शन में गुरुकुल पद्धति, क्या गुरुकुल पद्धति है? पंडित पद्धति, क्या पंडित पद्धति है? उभौ, क्या ये दोनों हैं? या फिर सर्वे? तो ध्यान से, पाठशाला विधि जो है उसका दूसरा नाम पंडित पद्धति भी है और गुरुकुल पद्धति भी है। तो उभौ जो है ये दोनों, उभौ मतलब होता है दोनों, ये रहेगा इसका सही उत्तर, सर्वे नहीं होगा। आगे चलते हैं। व्याकरणम या फिर व्याकरण अनुवाद विधेय प्रवर्तकः वर्तते। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला ये प्रश्न है। मैंने कई प्रतियोगी परीक्षाओं में इसको देखा है, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर जी का ये पूछा जाता है। या फिर ये भी पूछ लेते हैं कि भंडारकर विधि, इससे संबंधित ये भी लिखा हुआ आता है कभी कभी, भंडारकर विधि, भंडारकर विधि या फिर भंडारकर विधेय प्रवर्तकः, ऐसा भी पूछ सकते थे। भंडारकर विधेय प्रवर्तकः मतलब भंडारकर विधि के प्रवर्तक कौन है, या फिर व्याकरण अनुवाद विधि के प्रवर्तक कौन है? सही उत्तर क्या रहेगा? रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, ये रहेगा इसका सही उत्तर। और कई लोग जिन्होंने पढ़ा नहीं है तो वो पाणिनि महोदय को भी टिक कर देते हैं कई बार, लेकिन ये गलत हो जाता है। तो आप लोग अभ्यास करेंगे तो अभ्यास से आएगा। श्री रामकृष्ण गोपाल भंडारकर जो है ये रहेगा इसका सही उत्तर। व्याकरण की नवीनतम विधि है। पहला प्रश्न दिया हुआ है व्याकरण की नवीनतम विधि है,
तो यदि इसे संस्कृत में बोलेंगे तो व्याकरणस्य नवीनतम विधि ऐसा लिखा होगा, बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या रहेगा इसका उत्तर, पहले देख लेते हैं। सूक्ष्म विधि, सूक्ष्म शिक्षण विधि, आगमन निगमन विधि या फिर सहयोग विधि। तो व्याकरण की नवीनतम विधि पूछा है यहाँ पर, तो जो सूक्ष्म शिक्षण विधि है ये नवीनतम विधियों के अंतर्गत आती है। ये रहेगा अपना सही उत्तर। आगे चलते हैं। संग्रंथन विधि है, तो संग्रंथन विधि के बारे में अपन को यहाँ पर बताना है। संग्रंथन विधि क्या है, नवीनतम विधि है, प्राचीन विधि है या फिर नवीनतम विधि है। यहाँ पर नवीन था, यहाँ नवीनतम है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो संग्रंथन विधि जो है एक नवीन विधि के अंतर्गत आती है। क्या होगा सही उत्तर, पहला वाला जो है ये रहेगा इसका सही उत्तर, नवीन विधि के अंतर्गत आती है संग्रंथन विधि। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। हर्वटीय विधि में कितने पदों द्वारा शिक्षण का विधान किया गया है। देखिए, आपने यदि हर्वटीय विधि का पूरा नाम पढ़ा हो, हर्वटीय पंचपदी कहा जाता था उसे। तो पंचपदी इसीलिए कहा जाता था क्योंकि उसमें 5 पदों के द्वारा ही शिक्षण कार्य कराया जाता था। तो ऑप्शन में 6 दिया है, 4 दिया है, 7 दिया है और 5 दिया है। तो पंचपदीय से स्पष्ट होता था, तो 5 जो है ये रहेगा इसका सही उत्तर, और हर्वटीय पंचपदी नाम से ही ये विख्यात थी। आगे चलते हैं। व्याकरण का प्रमुख कार्य है, व्याकरण का प्रमुख कार्य पूछा है। क्या है व्याकरण का प्रमुख कार्य, ऑप्शन दिए हुए हैं। भाषा का विश्लेषण करना, अर्थ का विश्लेषण, समाज की स्थापना, धर्म की प्रधानता। तो व्याकरण का प्रमुख कार्य पूछा गया है, व्याकरण से संबंधित एक प्रश्न है। तो व्याकरण का जो प्रमुख कार्य होगा यहाँ पर भाषा का विश्लेषण करना, ये रहेगा सही उत्तर। धर्म की प्रधानता से मतलब नहीं है, समाज की स्थापना नहीं, अर्थ का विश्लेषण नहीं, केवल भाषा का विश्लेषण जो है ये करेगा व्याकरण। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दिया हुआ है व्याकरण है, तो व्याकरण क्या है, क्या साधन साध्य है, असाध्य है, तो असाध्य तो होगी नहीं, या फिर साध्य है या साधन है। तो व्याकरण एक प्रकार से साधन है, कहाँ तक पहुँचने का, भाषा तक पहुँचने का एक साधन है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रारंभिक स्तर पर संस्कृत व्याकरण की सर्वोत्तम प्रणाली है। देखिए, यहाँ पर प्रारंभिक स्तर के बारे में पूछा है कि प्रारंभिक स्तर पर व्याकरण की सर्वोत्तम प्रणाली है। तो चूंकि प्रारंभिक स्तर के बारे में बताना है तो ऑप्शन पहले देख लेते हैं कि ऑप्शंस में क्या कहा है। सूत्र प्रणाली दिया हुआ है, अव्याकृति प्रणाली दिया हुआ है, आगमन प्रणाली दिया हुआ है, और इसके बाद दिया हुआ है निगमन प्रणाली। तो प्रारंभिक स्तर लिखा हुआ है कि प्रारंभिक स्तर पर क्या होगी, तो अव्याकृति विधि जो है, ये अव्याकृति विधि संस्कृत व्याकरण की सर्वोत्तम विधि है प्रारंभिक स्तर के लिए। आगे दिया हुआ है माध्यमिक स्तर, तो माध्यमिक स्तर के लिए व्याकरण की प्रणाली है। माध्यमिक स्तर के लिए कौन सी है, ऑप्शन दिए हैं आगमन निगमन प्रणाली, वाद विवाद प्रणाली, सूत्र प्रणाली या फिर व्यास प्रणाली। तो जब प्रारंभिक स्तर की बात आई थी तो अव्याकृति विधि थी, लेकिन जब माध्यमिक स्तर की बात आती है तो ये आगमन निगमन प्रणाली जो है ये संस्कृत व्याकरण की प्रमुख प्रणाली है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारत में पाठ्य पुस्तक विधि के समर्थक थे। बहुत बढ़िया प्रश्न है और ये पहले कई बार पूछा जा चुका है। भारत में पाठ्य पुस्तक विधि के समर्थक थे, कौन थे समर्थक, लॉर्ड मैकाले महोदय थे, रामकृष्ण गोपाल थे, डॉक्टर वेस्ट या फिर डॉक्टर कीथ। सही उत्तर क्या रहेगा, डॉक्टर वेस्ट, ये वाला। ये भारत में पाठ्य पुस्तक विधि के समर्थक रहे हैं डॉक्टर वेस्ट। आगे चलते हैं। प्रत्यक्ष विधि को कहते हैं, क्या कहते हैं प्रत्यक्ष विधि को, अन्य के द्वारा शिक्षा प्रदान करना, निर्बाध विधि भी कहा जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर गुरु शिष्य का सीधा संपर्क। तो निर्बाध विधि जो है, प्रत्यक्ष विधि का दूसरा नाम निर्बाध विधि भी है, ये रहेगा सही उत्तर इसका, और ये कई बार पूछा जा चुका है पेपर्स में। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। गुरु के अस्वस्थ होने अथवा बाहर जाने की स्थिति में मेधावी छात्र द्वारा अन्य छात्रों को अपनाई जाती है। तो कौन सी विधि अपनाई जाती है जब मेधावी छात्र है, मतलब कि गुरु अस्वस्थ हैं
और मेधावी छात्र कोई है तो वो फिर छात्रों द्वारा अन्य छात्रों को अपनाई जाने वाली विधि कौन सी होगी? तो डायरेक्ट ही अपन उत्तर देख लेते हैं। कथा नायक विधि, कक्षा नायक विधि, हाँ कथा ना कहें कक्षा कहें, मैंने गलती से बोल दिया। कक्षा नायक विधि जो है, मॉनिटर जो आपने सुना होगा, ये वाला। चलते हैं आगे। विषय को स्पष्ट करने के लिए गुरु किस विधि का सहारा लेते हैं? विषय को स्पष्ट करने के लिए गुरु किस विधि का सहारा लेते हैं? तो प्रश्नोत्तर विधि है, सूत्र विधि है, भाषण विधि है या फिर व्याख्या विधि है? तो जो भाषण विधि है, विषय को जब स्पष्ट करने की बात आएगी तो विषय को स्पष्ट करने के लिए भाषण विधि का सहारा लेते हैं। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पर दिया हुआ है संस्कृत शिक्षण की सफलता हेतु विधि नहीं है। देखिए यहाँ पर नेगेटिव पूछा है कि संस्कृत शिक्षण की सफलता हेतु विधि नहीं है, तो कौन सी विधि नहीं है संस्कृत शिक्षण की सफलता हेतु? ऑप्शन पहला है अनुवाद विधि नहीं है क्या, या फिर क्रिया विधि, या पाठशाला विधि, या फिर व्याकरण विधि? तो संस्कृत शिक्षण की सफलता के लिए पूछा है तो जो क्रिया विधि है, तो कि अनुवाद विधि तो ठीक है सफलता के लिए है, पाठ्यशाला विधि भी संस्कृत शिक्षण की सफलता के लिए है, और व्याकरण विधि भी है, लेकिन जो ये क्रिया विधि है ये इनसे बिल्कुल डिफरेंट है, ये नहीं है। नेगेटिव जो है ये उत्तर रहेगा इसका। आगे अगले प्रश्न पर चलते हैं। दिया हुआ है भाषा कौशल के विकास में भाव ग्रहण किया जाता है। तो भाषा कौशल के विकास में भाव ग्रहण कैसे किया जाता है? लिखकर किया जाता है, सुनकर और पढ़कर किया जाता है, या सुनकर किया जाता है या फिर पढ़कर किया जाता है? तो जब भाषा कौशल में विकास के भाव ग्रहण करने की बात आती है तो सुनकर और पढ़कर किया जाता है। कैसे किया जाता है? सुनकर और पढ़कर, ये होगा इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं। व्यक्ति की कार्य क्षमता में सकारात्मक परिवर्तन लाई जाने वाली प्रक्रिया कहलाती है। तो व्यक्ति की कार्य क्षमता में सकारात्मक परिवर्तन, तो सकारात्मक परिवर्तन कौन लाता है? शिक्षण, प्रशिक्षण, प्रशिक्षा या फिर शिक्षा? तो सही उत्तर क्या रहेगा? प्रशिक्षण जो है वो सकारात्मक परिवर्तन लाता है। क्या रहेगा इसका सही उत्तर? व्यक्ति की कार्य क्षमता में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाली प्रक्रिया जो है ये प्रशिक्षण कहलाता है। ये होगा इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पर देख लेते हैं। लेखन कौशल की विधि नहीं है। देखिए लेखन कौशल की विधि नहीं है अपन को यहाँ पर बताना है, जिसमें क्रमशः लिखा हुआ है मंत्रणा विधि, भाषा यंत्र विधि, चित्र विधि या फिर सूत्र विधि। तो यहाँ पर भी एक नेगेटिव उत्तर ही अपन को देखना है। तो क्या होगा सही उत्तर, आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। पहले आप लोग मन में भी सोच लिया करें कि इस प्रश्न का उत्तर ये हो सकता है। तो लेखन कौशल की विधि नहीं है, यहाँ पर भी नेगेटिव पूछा है, तो कौन सी नहीं है? तो जो भाषा यंत्र विधि है, क्या दिया हुआ है? भाषा यंत्र विधि जो एक ऐसी विधि है जो इस शिक्षण के अंतर्गत नहीं आती है। तो सही उत्तर क्या रहेगा? भाषा यंत्र विधि लेखन कौशल की विधि नहीं है। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पर दिया हुआ है लेखन कौशल का उद्देश्य नहीं है। क्या कह रहे हैं? लेखन कौशल का उद्देश्य नहीं है। तो प्रश्नोत्तर लेखन की योग्यता प्रदान करना, छात्रों में सुडौल अक्षरों में सुंदर ढंग से लिखने की भावना उत्पन्न करना, निरीक्षण व चिंतन शक्ति का विकास करना, या फिर रटने की प्रेरणा लेना। तो देखिए लेखन का उद्देश्य नहीं है पूछा था यहाँ पर, हाँ लेखन कौशल का उद्देश्य नहीं है पूछा है, तो सही उत्तर क्या रहेगा? ये वाला, रटने की प्रेरणा लेना जो है ये उत्तर यहाँ पर, ये उद्देश्य नहीं है। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पर दिया हुआ है देखो और कहो विधि को कहा जाता है। तो देखो और कहो विधि जो है इसे क्या कहा जाता है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो चित्र विधि जो है बिल्कुल स्पष्ट ही है, इसलिए मैंने डायरेक्ट उत्तर आपको बता दिया कि चित्र विधि एक ऐसी विधि है जिसे देखो और कहो विधि के नाम से जाना जाता है। कैसे जाना जाता है? देखो और कहो विधि को चित्र विधि के नाम से भी जाना जाता है। आगे चलते हैं, दिया हुआ है भाषा को सीखने के महत्वपूर्ण कौशल हैं। तो भाषा को सीखने के महत्वपूर्ण कौशल कौन से हैं ये आपको बताना है। भाषा को सीखने के महत्वपूर्ण कौशल, तो यहाँ पर ऑप्शंस में भी गिनती दी हुई है 3, 8, 4 या फिर 5।
तो भाषा को सीखने के जब प्रमुख कौशलों की बात आएगी तो 4 ही होते हैं, श्रवण, भाषण, पठन और लेखन। जो आप लोगों ने पढ़े हैं बिल्कुल सेम वही है, यहाँ पर कोई यहाँ वो अंतर नहीं है। थोड़ा सा क्वेश्चंस बस आपको घुमाने की दृष्टि से ऐसे बनाए गए हैं, और मैं आज थोड़ा सा जल्दी भी कर रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चंस अपन रिपीट कर रहे हैं, मतलब पहले भी पूछे जा चुके हैं कई बार, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, ये जो नीचे प्रश्न आपको दिख रहा है ये थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, 3R के अंतर्गत नहीं है। ये प्रश्न थोड़ा सा मुझे डिफरेंट लगा है, 3R के अंतर्गत नहीं है। ऑप्शन दिए हुए हैं रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक और राइडिंग। तो देखिए, रीडिंग तो ठीक है, 3R के अंतर्गत रीडिंग आता है, पढ़ना, राइटिंग भी आता है, लिखना, ये अरिथमेटिक भी आता है, ये भी ठीक है। लेकिन ये राइडिंग, राइड करना तो अलग हो गया, किसी भी चीज़ को चलाना, जैसे कि गाड़ी वगैरह चलाना, राइडिंग, तो ये बिल्कुल से अलग हो जाएगा, बिल्कुल डिफरेंट है ये रहेगा इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, बिल्कुल आसान है, आप लोगों से बन ही जाने चाहिए। भाषा शब्द संस्कृत की किस धातु से बना है? तो भाषा शब्द भाष धातु से बना है, और ये वाला भाष गलत रहेगा हमेशा, कई लोग इसे भी सही मान के और फिर गड़बड़ कर लेते हैं, तो आप लोग ये ध्यान रखें, ये भाष बिल्कुल से गलत रहेगा, ये भाष जो है ये रहेगा सही उत्तर इसका। ठीक, ये वाला सही, ये भी गलत है, ये भी गलत है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, भाषा कौशल का विकास कितने प्रकारों में होता है या फिर कितने प्रकारों से होता है? भाषा कौशल का विकास कितने प्रकारों से होता है? 5, 2, 6 या 4? तो ये भी बिल्कुल वही है, कौशलों के विकास के बारे में पूछा है, तो जैसा भी सीखने के कौशलों की चर्चा आई थी वही है बिल्कुल, ये भी ये रहेगा इसका सही उत्तर। शिक्षक अपने अध्यापन कार्य को सुचारू रूप से करने की क्षमता उत्पन्न करता है, तो यही उसका क्या है ये? तो पहले प्रश्न समझना है, क्या कह रहे हैं कि कोई अध्यापक है वो अपने अध्यापन कार्य को सुचारू रूप से करने की क्षमता उत्पन्न करता है, मतलब कि उसका जो अध्यापन कार्य है वो अच्छे तरह से चले, तो वो ऐसा क्या कर रहा है या उसकी क्या है? क्रीड़ा कौशल है क्या उसका? ये प्रतियोगिता कौशल है क्या? अध्यापन कौशल है या फिर श्रम कौशल है? तो ये अध्यापन कौशल के अंतर्गत आएगा, क्योंकि वो अध्यापन कार्य को सुचारू रूप से करने की क्षमता उत्पन्न कर रहा है। तो जो प्रश्न में पूछा जाए वही आपको यहाँ पर उत्तर ढूंढने की कोशिश करना है, ये होगा सही उत्तर। आगे क्या कहा, भारत में सर्वप्रथम सूक्ष्म शिक्षण तकनीक का प्रयोग कब किया गया? देखिए, सूक्ष्म शिक्षण तकनीक की यहाँ पर बात हो रही है, तो भारत में सबसे पहले प्रयोग कब किया गया? ऑप्शंस अलग अलग दिए हुए हैं, लेकिन जिन्होंने पढ़ा होगा वो डायरेक्ट इस पर टिक मार देंगे। 1967 में सूक्ष्म शिक्षण तकनीक जो है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, सबसे पहले प्रयोग किया गया था। चलते हैं आगे, शिक्षण प्रणाली में खेल की प्रणाली के प्रवर्तक निम्नलिखित में किनको माना जाता है? क्या कह रहे हैं? शिक्षण प्रणाली में खेल की प्रणाली के प्रवर्तक निम्नलिखित में से किनको माना जाता है? तो खेल की प्रणाली के प्रवर्तक आपको यहाँ पर बताना है, जिसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं अलग अलग, के कुक दिया है, उपर्युक्त में से कोई नहीं दिया है, मॉन्टेसरी दिया है या फिर हर्वर्ट दिया है। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? के कुक जो है, के कुक, ये रहेगा इसका सही आंसर। के कुक जो थे उन्होंने खेल प्रणाली को स्टार्ट किया था, इसके प्रवर्तक माने जाते हैं ये। आगे चलते हैं, यांत्रिक प्रणाली में से किस वर्ग के विद्यार्थी अधिक लाभान्वित होते हैं? जो यांत्रिक प्रणाली है, तो यांत्रिक प्रणाली में भी वर्ग अलग अलग हैं, तो उन वर्गों में से किस वर्ग के जो छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, वो सबसे ज़्यादा लाभान्वित होते हैं? तो ये आपको बताना है। पहले दिया हुआ है विश्वविद्यालय, तो विश्वविद्यालय के, प्राथमिक स्तर के, या फिर सभी वर्गों के, या फिर उच्च विद्यालय के। तो आप सभी लोगों ने ये पढ़ा होगा, तो सही उत्तर क्या रहेगा? मतलब कि यांत्रिक प्रणाली जो है इसमें सभी स्तर के लोग लाभान्वित होते हैं, तो ये रहेगा इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। दिया हुआ है नवीन शिक्षण विधियां विद्यार्थी को क्या करती हैं? विषय वस्तु को बोधगम्य बनाती हैं, ये विषय में रुचि लेने में सहायक हैं, ये उपर्युक्त दोनों या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, नवीन शिक्षण विधियों की बात की गई है,
तो विद्यार्थियों के लिए ये क्या करती हैं, रुचि लेने में भी सहायक हैं और विषय को बोधगम्य भी बनाती हैं। मतलब कि विद्यार्थी का इनको पढ़ने में मन लगता है, इसलिए उपर्युक्त दोनों जो है ये होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कंप्यूटर शिक्षा किस शिक्षण प्रणाली का अंग है? देखिए, कंप्यूटर की बात जहाँ पर आती है तो यांत्रिक चीज़ें सामने आने लगती हैं, लेकिन फिर भी ऑप्शंस देख लेते हैं। यांत्रिक प्रणाली, अभ्यास प्रणाली, विश्लेषण प्रणाली या फिर क्विज प्रणाली। तो जो यांत्रिक प्रणाली है ये कंप्यूटर शिक्षा के लिए मानी जाएगी। तो कंप्यूटर शिक्षा किस शिक्षक प्रणाली का अंग है? तो ये यांत्रिक प्रणाली का अंग है। आगे चलते हैं। दिया हुआ है, प्रभावी कक्षा शिक्षण हेतु आपकी दृष्टि में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्या कहा, फिर से देख लेते हैं। प्रभावी कक्षा शिक्षण हेतु आपकी दृष्टि में, मतलब हमारी दृष्टि में प्रभावी कक्षा शिक्षण कैसे होना चाहिए, ये यहाँ पर पूछ रहे हैं। तो क्या महत्वपूर्ण रहेगा यहाँ पर? ऑप्शन दिया हुआ है, पहला नवीन शिक्षण विधियाँ, शिक्षण सामग्री, व्यवस्थित शिक्षक या फिर व्यवस्थित फर्नीचर। तो व्यवस्थित फर्नीचर से यहाँ कोई मतलब नहीं है। हाँ, शिक्षण सामग्री से मतलब है, लेकिन आगे और देख लेते हैं। व्यवस्थित शिक्षक से भी मतलब है, लेकिन यहाँ पर अपन को एक चीज़ और देखना है, जो सबसे ज़्यादा सही है वो देखना है। तो प्रभावी शिक्षण की चर्चा हो रही है, तो यहाँ पर नवीन शिक्षण विधियाँ जो हैं इनका प्रयोग वहाँ पर ज़्यादा करना चाहिए, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये रहेगा सही उत्तर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। देश विदेश के घटना चक्रों का ज्ञान होता है। तो देश विदेश के घटना चक्रों का ज्ञान कैसे होता है? क्विज प्रणाली से, प्रश्नावली प्रणाली से या फिर अभ्यास प्रणाली से या फिर मॉन्टेसरी प्रणाली से। तो वो कौन सी प्रणाली है जिससे देश विदेश के घटना चक्रों का ज्ञान होता है? क्या रहेगा सही उत्तर? क्विज प्रणाली, ये होगा सही उत्तर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। दिया हुआ है, किंडरगार्टन पद्धति देन है। तो किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है ये बताना है आपको। मॉन्टेसरी की देन है या फिर कोल्डवेल की देन है या फिर फ्रोवेल की देन है या फिर मैहलर की देन है। तो किंडरगार्टन पद्धति के बारे में तो आप लोगों ने पढ़ा ही है और ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो जो फ्रोवेल महोदय हैं इनकी है ये किंडरगार्टन पद्धति। ये आगे चलते हैं। दिया हुआ है, आधुनिक शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत अति विशिष्ट स्थान है। तो जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली है, आधुनिक शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत सबसे ज़्यादा विशिष्ट स्थान किसका है ये यहाँ पर बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं, प्रश्नावली प्रणाली का, दूसरा दिया हुआ है यांत्रिक प्रणाली है, तीसरा दिया हुआ है लेखन प्रणाली का या फिर चौथा दिया है अभ्यास प्रणाली का। तो आधुनिक शिक्षण की यहाँ पर बात की जा रही है, आधुनिक शिक्षा की बात की जा रही है। तो वर्तमान में सबसे ज़्यादा यांत्रिक चीज़ों का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है, जैसे कि लैपटॉप, मोबाइल और भी बहुत सारी चीज़ें, इंटरनेट। तो यांत्रिक प्रणाली जो है ये वाला, ये रहेगा इसका सही उत्तर, यांत्रिक प्रणाली। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दिया हुआ है, खेल प्रणाली में, तो खेल प्रणाली के बारे में नीचे दिए हुए हैं पॉइंट्स। क्या दिया हुआ है? खेल प्रणाली में प्रत्येक बच्चे को मनपसंद खेल खिलाया जाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है। आगे दिया है, बच्चों को खेलने के लिए छोड़ दिया जाता है, मतलब ऐसे ही खेलने के लिए छोड़ दिया जाता है। या फिर आगे क्या कहा, शिक्षक रचनात्मक कार्य से संबंधित मनोरंजक पाठ्य सामग्री तैयार करके फिर खेल खिलाता है, ये कह दिया। या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही तो बिल्कुल अपन को अलग से ही यहाँ पर दिख रहा है। चलिए जी, क्या होगा इसका उत्तर? तो शिक्षक रचनात्मक कार्य से संबंधित मनोरंजक पाठ्य सामग्री तैयार करके और फिर खिलाता है, तो ये होगा इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली में सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। तो किंडरगार्टन जो शिक्षा प्रणाली है इसमें सबसे ज़्यादा महत्व किस चीज़ पर दिया जाता है? पढ़ने एवं लिखने में, या फिर पढ़ने एवं लिखने को, व्यायाम को, खेल एवं मनोरंजन को, या फिर हस्तकलाओं को। तो किसको सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है? किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली जो है इसमें सबसे ज़्यादा महत्व किसको दिया जाता है?
तो इसके बारे में आपने पढ़ा ही है। यहाँ पर खेल और मनोरंजन जो है इसको सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता था, खेल और मनोरंजन को। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रतिपादन किस सिद्धांत के आधार पर किया गया था? तो जो प्रोजेक्ट प्रणाली थी, प्रोजेक्ट प्रणाली का जो कि प्रतिपादन ये प्रयोजनवाद के आधार पर किया गया था। प्रोजेक्ट प्रणाली जो थी इसका संबंध किससे है? प्रयोजनवाद से। ये रहेगा डायरेक्ट उत्तर सही। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्या कहा है? किंडरगार्टन प्रणाली में बालक के किस प्रकार के विकास को सैद्धांतिक मान्यता दी जाती है? तो कैसे, किस प्रकार के विकास को? प्रत्येक बच्चे को मनपसंद खेल खिलाया जाता है, तीव्र विकास का सिद्धांत, स्वतः विकास का सिद्धांत, अनियमित विकास का सिद्धांत। तो क्या कह रहे हैं कि किंडरगार्टन पद्धति में बालक के किस प्रकार के विकास को सैद्धांतिक मान्यता दी जाती है? तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा? देखिए, किंडरगार्टन पद्धति से संबंधित बहुत सारे प्रश्न अभी आएंगे, तो आप लोग वो भी प्रश्न देखें जिससे कि और बढ़िया। और मैं कोशिश ये करने वाला हूँ कि जैसे किंडरगार्टन पद्धति हुई और भी बहुत सारी पद्धतियाँ हैं, तो इन पद्धतियों से संबंधित अलग अलग प्रश्न आप लोगों को लाऊं। तो अलग अलग प्रश्नों से क्या रहेगा कि मतलब अलग अलग टॉपिक से संबंधित, तो उस टॉपिक को आप क्लियर कर लेंगे कि हाँ, इससे इतने प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ऐसे पूछे जा सकते हैं। तो सही उत्तर इसका क्या रहेगा? स्वतः विकास का सिद्धांत, मतलब इसे मान्यता दी गई है, स्वतः विकास के सिद्धांत को मान्यता दी गई है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दिया हुआ है डाल्टन प्रणाली को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जो डाल्टन प्रणाली है, डाल्टन प्रणाली को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस दिए हुए हैं, प्रयोजनवादी प्रणाली, प्रयोगशाला प्रणाली, या फिर औद्योगिक प्रणाली, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा सही? डाल्टन जो प्रणाली है उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे प्रयोगशाला प्रणाली के नाम से जाना जाता है। क्या होगा सही उत्तर? ये, इसे प्रयोगशाला प्रणाली के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं। किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली में शिक्षक को क्या माना गया है? तो किंडरगार्टन जो शिक्षा प्रणाली है इसमें शिक्षक को माली जो है, माली माना गया है, मतलब कि माली की तरह कार्य करता है। आप सभी लोगों को समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चंस बिल्कुल इजी हैं और आप लोगों ने यदि पढ़े हैं तो आपको बिल्कुल भी कठिन नहीं लगेंगे। और ऐसे ही प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं, तो किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। बस आपका अभ्यास अच्छा रहे तो आप लोग ज़रूर इस प्रतियोगी परीक्षा में निकल जाएंगे। और बिल्कुल भी आप मन से चिंता हटा दें, केवल तैयारी पर ध्यान दें। क्योंकि क्या होता है, अपन क्वेश्चंस बहुत सारे लगा लेते हैं, पढ़ भी बहुत सारा लेते हैं, लेकिन याद ना होने के कारण से ये प्रॉब्लम होती है। और मैंने बार बार देखा है कि एक तो कन्फ्यूजन रहती है बुक्स में कि कौन सी बुक्स अपन करें, कौन सी ना करें, क्योंकि बहुत सारी अवेलेबल होती हैं। तो मेरा मानना यही है कि आप पहले एक कोई सी भी बुक से, कोई सी भी बुक हो, उससे आप अपना एक बार विषय कंप्लीट कर लें। फिर जितना चाहे हो आप किसी से भी पढ़ें, किसी भी बुक से पढ़ें, लेकिन एक बार आप उस विषय को समझ लें, अच्छे से समझ लें, जिससे कि आगे कोई प्रॉब्लम ना आए। चलिए, डाल्टन प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? तो डाल्टन प्रणाली जो है इसके प्रारंभ करने वाले कौन से थे? इनका नाम यहाँ पर अपन को चाहिए है। क्या रहेगा सही उत्तर? किलपैट्रिक दिया हुआ है ऑप्शन में, एनी बेसेंट दिया है, मैडम मारिया मॉन्टेसरी दिया है, या मिस हेलेन पार्कहर्ट। तो ये रहेगा सही उत्तर, हेलेन पार्कहर्ट। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दिया हुआ है डाल्टन प्रणाली में शिक्षक का क्या स्थान है? देखिए, अलग अलग प्रणाली में शिक्षक का अलग अलग स्थान है। तो डाल्टन प्रणाली जो है, डाल्टन प्रणाली में शिक्षक का क्या स्थान है? क्या वह पथ प्रदर्शक का कार्य करता है, या फिर व्याख्यानदाता है, या फिर क्रियात्मक निर्देशक है, या फिर कदम कदम पर हस्तक्षेप करने वाला है? तो क्या रहेगा सही उत्तर? पथ प्रदर्शक है, ये होगा सही उत्तर। मतलब कि जो डाल्टन पद्धति है, डाल्टन पद्धति में शिक्षक का स्थान पथ प्रदर्शक का है, ये वाला रहेगा इसका सही उत्तर। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।
कल पुनः या फिर अभी मैं आज ही कोशिश करूँगा कि और वीडियोस भी अपलोड कर पाऊँ। तो पुनः इसी प्रकार से अन्य वीडियोस के साथ आप सभी के साथ डिस्कस करने के लिए आऊँगा। और आप लोग जितने भी क्वेश्चंस मैं ला रहा हूँ, पर डे 15-20 क्वेश्चन हो पाते होंगे। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं आप इनको लगाने की कोशिश करते रहिएगा, क्योंकि ये सारे पहलुओं को छूते हैं और ये पहले पूछे भी जा चुके हैं और आगे पूछे जाने की बिल्कुल संभावना है, क्योंकि विषय सीमित है। तो जितने भी प्रश्नों का अभ्यास हो आप, और मैं कोशिश यही करूँगा कि वीडियो लगभग 15 मिनट से ज़्यादा का ना हो, जिससे आप लोग बोर ना हो ज़्यादा। और फिर मैं लास्ट में ऐसा भी कर दूँगा कि जो ये मैंने बहुत सारे वीडियो बना दिए हैं, मैं इन सब वीडियोस को जोड़ करके और एक वीडियो में रख दूँगा। तो लगभग ये 4 से 5 घंटे का एक वीडियो हो जाएगा। तो आप वहाँ पर भी जाकर पूरा वीडियो यदि देखना चाहें तो एक बार में आप पूरा वीडियो भी देख पाएंगे, ऐसा भी मैं कर दूँगा। लेकिन अभी आप एक एक करके देखते चलें, जितना भी अपना हो पाता है, तो ये बहुत बढ़िया रहेगा। और मेरी कोशिश यही है, जितना भी मेरे पास टाइम रहेगा मैं आप लोगों के लिए समर्पित हूँ, क्योंकि मैं भी यही चाहता हूँ कि जैसे मैं सफल हुआ हूँ वर्ग 1 में, ऐसे ही आप लोग भी तैयारी करके सफल हों। देखिए, ऐसा नहीं है कि हम सबको तैयारी नहीं करनी पड़ेगी, बहुत सारी तैयारी करनी पड़ेगी, जब जाके सफलता मिलेगी। तो आप लोग अच्छे से अच्छी तैयारी करें और इस प्रतियोगी परीक्षा में सफल हों। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और आप ये वीडियो अपने मित्रों को भी शेयर करें और आप लोग सब्सक्राइब भी कर लें। बहुत बहुत